फाइन स्टूडेंट, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और ये हम लोग का लेक्चर होगा 10th। इससे पहले हम लोग 9 लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एंग्लो फॉरेन रिलेशंस। यानी कि चलो ठीक है, ब्रिटिश ने अपना इंडियन टेरिटरी बना लिया, तो ब्रिटिश का जो रिलेशन था आसपास के एरिया से, जैसे नेपाल के साथ क्या रिलेशन था उसका, क्योंकि नेपाल तो भारत का हिस्सा बना नहीं, यानी कि ब्रिटिश इंडिया का वो हिस्सा बना नहीं। अफ़गानिस्तान कोशिश तो किया अफ़गानिस्तान को प्राप्त करने का, अफ़गानिस्तान मिला नहीं ब्रिटिश को। यानी कि अफ़गानिस्तान का जो एपिसोड है पूरा हिस्ट्री में, ये चीख चीख के कहता है कि अफ़गानिस्तान को कोई भी अपना लैंड नहीं बना सकता है, अफ़गानिस्तान को कोई भी कंट्री कन्क्वायर नहीं कर सकता। ये तुमको आज के मॉडल में भी दिख जाएगा, समझे। हाँ, ब्रिटिश इंडिया का क्या रिलेशन था म्यांमार के साथ, यानी कि उस समय का बर्मा के साथ, समझ गए ना। ब्रिटिश इंडिया का क्या रिलेशन था तिब्बत के साथ, चाइना के साथ, तो सभी कुछ समझोगे इस मॉडल में। और उसके बाद जो पॉलिसी था ब्रिटिश गवर्नर जनरल का, जैसे रिंग फेंस हो गया, सब्सिडी अलायंस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, वो सब कुछ समझोगे इस मॉडल में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो क्या क्या अभी तक कर रहे हैं। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड ट्रेडिंग कंपनी फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट हो गया। सेकेंड यूनिट में हम लोग देख रहे हैं एंग्लो इंडियन स्ट्रगल्स, तो उसमें हम लोग देखे हैं बंगाल, करेक्ट। फर्स्ट बंगाल कवर किए, फिर मैसूर कवर किए, फिर मराठा कवर किए, और पिछले क्लास में हम लोग कवर किए हैं सिंध एंड सिख किंगडम, ठीक है। तो 1757 से लेके 1857 के बीच में जो सुप्रीमेसी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, इसी यूनिट को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ब्रॉडर यूनिट क्या होगा, एंग्लो इंडियन स्ट्रगल। बट जो अभी कार्य जो चल रहा है कि यहाँ पे ब्रिटिश सुप्रीमेसी का, कि ब्रिटिश चलो भारत तो पूरा कैप्चर कर ही लिया है, बट ब्रिटिश का रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ किस तरह था, और दूसरा कंट्री का तात्पर्य यह है कि हमारा नेबरिंग कंट्री, समझ गए स्टूडेंट। तो उसी का एक्सटेंशन है, कह सकते हो, क्योंकि कोशिश तो किया था अफगानिस्तान को कैप्चर करने का, वो हुआ नहीं, वो तो बाद में अफगानिस्तान के साथ फिर रिलेशन मेंटेन करना पड़ा, जो बात है। और सिंध को पूरा कैप्चर कर लिया। तो पिछले क्लास में हम देखते कैसे चार्ल्स नेपियर ने क्या बयान दिया था आफ्टर कैप्चरिंग सिंध, सिख किंगडम कैसे कैप्चर हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह। तो वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो देखो ये कॉमन पेज है ना, कन्क्वेस्ट से देखो बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख ले लिया। और ये चीज़ देखो डिप्लोमेसी से वेन हस्टिंग ने रिंग फेंस पॉलिसी बना के बहुत सारे स्टेट्स को रख लिया, वेलेस्ली ने भी सब्सिडी अलायंस बना के बहुत सारे स्टेट को रख लिया। एंड सिमिलरली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से डलहौजी ने ही बहुत सारा स्टेट्स को ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी का रूप दिया है, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी में शामिल किया है। तो ये भी समझोगे आज क्लास में। चलो यहाँ से शुरू करते हैं लेक्चर। यहाँ पे देखो एक तरफ तुमको ब्रिटिश इंडिया दिख रहा होगा, जितना भी येलो कलर का है वो सब ब्रिटिश इंडिया है अंदर का। उसके साथ साथ देखो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, वो प्रोविंस बना दिया, क्योंकि बार बार वहाँ से यदि हमला हो रहा है पासेस से, तो इसको एक प्रोविंस बना दिया ब्रिटिश ने, ताकि इंटैक्ट रहे। क्योंकि रसिया का जो पेरिल हो रहा था, नेपोलियन का जो साठ वाट हो रहा था, तो उसी चीज़ को बचने के लिए तो सिंध लिया है हाथ में। सही बात है। अफगानिस्तान देखो ऊपर एरिया ग्रीन कलर का, तिब्बत देखो वहाँ पे जो कि चाइना का ऑटोनोमस रीजन है, भूटान देखो वहाँ पे, नेपाल देखो डिफरेंट कलर में है कि नहीं है, और यहाँ पे तुम म्यांमार देख लो नीचे। तो आज क्लास में हम लोग अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बर्मा, इसके साथ ब्रिटिश इंडिया का क्या रिलेशन रहा था उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो नीचे देखो क्या लिखा गया, ये जो ब्रिटिश का डिजायर था कि इम्पलिस फोर्स बन के तैयार होना, तो इम्पलिस फोर्स बनने का तैयार मतलब क्या होता है कि इंडिया में आया, कन्क्वायर किया। जब इंडिया में कन्क्वायर करेगा, अपनी टेरिटरी को कन्क्वायर करेगा, जाहिर सी बात है जितने भी नेबरिंग स्टेट्स है वहाँ तो कन्फ्लिक्ट होना ही है। सही बात है ना, कन्फ्लिक्ट होता है। जैसे अभी साउथ चाइना सी में देखते हो, जिस हिसाब से चाइना अपना मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, तो फिलीपींस के साथ, बाकी स्टेट के साथ तो उसका झड़प होता है, हर समय कन्फ्लिक्ट होता है, समझें। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, देखो द डिजायर ऑफ द ब्रिटिश इम्पेलिस्ट टू कंसोलिडेट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल पावर इन द रीजन लेट देम इनटू कन्फ्लिक्ट विद कंट्रीज नेबरिंग इंडिया। यानी कि इंडिया के आसपास जितने भी कंट्रीज है उसके साथ उसका कन्फ्लिक्ट होना ही होना था, क्योंकि जो ब्रिटिश का जो ये इम्पेलिस्ट जो माइंड सेट है, इसके वजह से कन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि उसको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाना है भारत को, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाना है भारत को, तो भारत से जो भी सटा हुआ एरिया होगा वहाँ तो कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। आगे देखो, तो यहाँ पे हमें समझना होगा स्टूडेंट कि जो ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी है, ब्रिटिश का जो फॉरेन पॉलिसी यानी कि ब्रिटिश इंडिया, और ब्रिटिश इंडिया किस तरह अपने नेबरिंग कंट्री के साथ जो अप्रोच रखता है, डैट इज कॉल्ड योर ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। ब्रिटिश का फॉरेन पॉलिसी 3 चीज़ से गाइडेड था, 3 चीज़ से गाइडेड था। नंबर 1 चीज़ देखो, पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म। यदि आसपास का एरिया भी यदि
कंक्वेस्ट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो वो अफगानिस्तान में चला गया, तभी तो सिंध को कैप्चर कर लिया उसने। तो पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म का मतलब ये ऐसा विचारधारा जहाँ पे नेशंस का जो रूल है वो फॉरेन कंट्री पे भी कैप्चर किया जाए, फॉरेन कंट्री पे भी एक्सटेंड किया जाए, चाहे वो मिलिट्री तरीके से हो, है ना, चाहे वो मिलिट्री फोर्स से हो, यानी कि ज़बरदस्ती हो, बैटल लड़के हो, या फिर वहाँ का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल है उसको कैप्चर कर ले, यानी कि पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको कंट्रोल करके ब्रिटिश ही गवर्न करे उसको। तो पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म का मतलब है या तो मिलिट्री फोर्स से कैप्चर कर ले उस एरिया को, या फिर वहाँ का बहुत सारा फैक्टर को अपने हाथ में रख ले। जाहिर सी बात है, हमने बहुत सारा ऐसा राज्य देखा है जो बफर स्टेट के रूप में क्रिएट हुआ और बाद में फिर वो तुम्हारा ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया, वो जैसे अवध हो गया बेस्ट एग्जाम्पल। तो ब्रिटिश का ये फर्स्ट जो प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल है जिसकी वजह से बहुत झड़प होता है, बहुत कन्फ्लिक्ट हुआ है हिस्ट्री में। दूसरा देखो, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिंग टेरिटोरियल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट, यानी कि अपना जो टेरिटोरी है, अपना जो कमर्शियल एस्पेक्ट है उसको तो बचाएगा ही बचाएगा, और उसको बचाने के लिए ब्रिटिश किसी भी हद तक जा सकता है। जानते हो ना कि हुगली में क्या हुआ, कासिम बाजार में क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारा घटना घटा है ना, इधर मैसूर में क्या हुआ, मराठा में क्या हुआ। तो अपना टेरिटोरियल जो सॉवरेनिटी है, अपना जो कमर्शियल एस्पेक्ट है, उसको बचाने के लिए ब्रिटिश किसी भी हद तक जा सकता है। समझ गए? दिस इज द प्राइम मोटिव ऑफ द ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश को यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी बन के रहना है। प्लस अब ट्रेडिंग कंपनी नहीं रहेगा वो, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी करेगा, और यदि इस बीच में कुछ भी होता है तो ब्रिटिश विल टेक चार्ज। ब्रिटिश कुछ भी कर सकता है, वो मिलिट्री कन्क्वेस्ट भी कर सकता है, या फिर दूसरा जगह का बहुत सारा जो सब्जेक्ट है उसको भी कंट्रोल कर सकता है। सब्जेक्ट मतलब कोई भी मान लो इश्यूज हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गई, ये वो, जैसे जानते हो ना भूटान का फॉरेन पॉलिसी पूरा ब्रिटिश ही चलाया है लंबा समय तक। आगे देखो, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मान लो कोई भी यूरोपियन पावर्स है वो इंडिया में ट्रेड करना चाहता है, या इंडिया में उसका नज़र कन्क्वेस्ट का है, तो उसको दूर रखा जाए। दैट इज आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, यानी कि जितने भी यूरोपियंस पावर है उसको दूर रखा जाए, और भारत में उसके साथ ब्रिटिश का कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो। तभी तो देखो सबको खदेड़ दिया ब्रिटिश ने, है ना, फ्रेंच को खदेड़ दिया विद द बैटल ऑफ वांडीवास, कर्नाटक वाला जो बैटल हुआ था, खत्म हो गया ना फ्रेंच। पोर्टुगीज जानते हो ऐसे खत्म हो गया, डच जानते हो बैटल ऑफ बेडारा में खत्म हो गया। तो यूरोपियंस को दूर रखना, ताकि उसका जो एस्पेक्ट है, कमर्शियल एस्पेक्ट है, उस पर कोई तरह का इंटरवीन ना हो, कोई इंटरवेंशन ना हो। तो वो यहाँ पर लिखा गया टू कीप अदर यूरोपियंस पावर्स एट आर्म्स लेंथ, यानी कि दूर रखना है। हुज कॉलोनियल इंटरेस्ट कम इन कन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश, यानी कि वो भी यदि कैप्चर करना चाहता है, वो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाना चाहता है, वो भी यहाँ पे कमर्शियली कुछ करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो ब्रिटिश कोशिश करेगा कि उसको दूर रखो, क्योंकि ब्रिटिश का ही ये सोच रहेगा कि हम ही केवल भारत में पावर सेंटर बन के रहे। आया समझ में ये चीज़? तो ब्रिटिश का क्या है कि बच्चे लोग कितना है, ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी का 3 चीज़ है। पहला क्या है कि पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म, यानी कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरा क्या है कि उसका कमर्शियल एस्पेक्ट और टेरिटोरियल एस्पेक्ट में कोई इंटरवीन ना करे। और तीसरा क्या है कि यूरोपियन पावर को दूर रखना। यहाँ पे देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस मॉड्यूल में हम लोग। बर्मा का, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का पढ़ेंगे, भूटान का पढ़ेंगे, अफगानिस्तान का पढ़ेंगे, नेपाल का पढ़ेंगे और तिब्बत का पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग बर्मा का, यानी कि अभी का म्यांमार का। अभी म्यांमार का स्थिति जानते हो ना, जुंटा का है वहाँ पे रूल, तत्मादाव का रूल है वहाँ पे, है ना, मिलिट्री शासन है वहाँ पे। तो यहाँ देखो आखिर वाई बर्मा, ब्रिटिश का इंटरेस्ट बर्मा में क्यों हुआ, म्यांमार में क्यों हुआ? तो इसका 4 रीजन है। पहला रीजन क्या है कि ब्रिटिश का वही एक्सपेंसिव पॉलिसी एस्पिरेशन, क्योंकि ब्रिटिश फैलते फैलते फैला है ना इतना। ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश का फैलने की वजह से हुआ है। हम देखते हैं कि मुंबई लिया, ठीक है, मद्रास लिया, फिर तुम्हारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी बनाया उसने। आखिर ब्रिटिश का ये पॉलिसी था एक्सपांशनिस्ट, कि एक्सपांड करना है, इम्पेरियलिज्म फैलाना है। तो जाहिर सी बात है जब आसाम वाला एरिया ब्रिटिश का हो गया तो आसाम से जो नज़दीक है बर्मा, वहाँ तक बात पहुँचेगा ना। तो फर्स्ट रीजन क्या है कि ब्रिटिश का खुद एस्पिरेशन एक्सपांसन का, नंबर 1। दूसरा देखो बर्मा बाबू, बर्मा में बहुत फॉरेस्ट रिसोर्सेस है अभी भी, टिम्बर, वहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है जाना जाता है दुनिया में बेस्ट टिम्बर के लिए। तो पूरा ध्यान जाएगा ना वहाँ ट्रेडिंग कंपनी का कि कैसे बर्मा को लूटे, कैसे बर्मा को कैप्चर करे, ताकि फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट होगा वो बाहर बेचा जा सके। तो लोड मतलब क्या, लोभ होना फॉरेस्ट रिसोर्स जो बर्मा में प्रेजेंट है। तीसरा क्या है कि यस उसको मार्केट चाहिए, ब्रिटिश को मार्केट चाहिए। देखो इंडिया भी बहुत बड़ा मार्केट था ना, तो सिमिलरली बर्मा भी बहुत बड़ा मार्केट हो सकता था। तो मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर इन बर्मा, ये तीसरा रीजन। और चौथा रीजन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन मैं कहूँगा कि फ्रेंच देखो, जैसे लाओ पीडीआर देखोगे बच्चे लोग, तुम लोग लाओ पीडीआर बगल में है ना, वियतनाम के बगल में लाओ पीडीआर है ना,
अब वियतनाम खुद तुम्हारा म्यांमार के बगल में है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में देखोगे तो ये कंट्री सब एक साथ आता है ना जी, आसपास ही है। तो वहाँ साउथ ईस्ट एशिया में देखो तो फ्रेंच का बहुत ज़्यादा ही दबदबा बढ़ रहा था, समझे। तो फ्रेंच को भी कंट्रोल करने के लिए ये म्यांमार को अटैक करेगा। तो वही लिखा है टू चेक फ्रेंच एम्बिशन इन बर्मा एंड रेस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि अच्छा खासा फ्रेंच लोग सब वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे थे, समझे, साउथ ईस्ट एशिया में भी अलॉन्ग विथ योर म्यांमार। तो क्या हुआ, तो इससे क्या होगा, जाहिर सी बात इनएविटेबल है, एंग्लो बर्मिस वार होगा और कंप्लीटली जो बर्मा है, जो म्यांमार अभी का जो म्यांमार है वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ जाएगा 1885 में, समझे। और यही साल है जब भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। समझ गए स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं। तो ये 4 फैक्टर और भी बहुत सारे फैक्टर की वजह से ब्रिटिश क्या करेगा, बर्मा को अपने अंदर रख लेगा। अब बर्मा को टोटल एनेक्स कब करेगा, 1885 में। और यही साल है जिस साल तुम्हारा इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था इंडिया में, वही इंडियन नेशनल कांग्रेस जहाँ पे गांधी जी भी जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़े, और वही इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेटफॉर्म ने भारत को आज़ादी दिलाया है 15 अगस्त 1947 को। आगे देखो, तो पहले समझते हैं मामला क्या है। बच्चे लोग मैप देखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से मैप देखना पड़ेगा। इस मैप में कुछ रीजन देखो, इस रीजन को समझ में आ जाएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा तुम लोग को। आसाम वाला एरिया देखो, हाँ आसाम वाला एरिया भारत का हिस्सा है कि नहीं अभी। मणिपुर देखो, मणिपुर दिख रहा है तुम लोग को फिगर में। बर्मा दिख रहा होगा, बर्मा में वहाँ पे जो कैपिटल है आभा, आभा दिख रहा है, आभा बिल्कुल। इधर तुमको अराकन दिख रहा होगा, अराकन वाला एरिया जहाँ से मानसून टकराता है, याद है, अराकन रीजन है, अराकन रीजन जहाँ से मानसून का रोल है, वहाँ पे मानसून जोग्राफी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा तुम लोग को, अराकन रीजन। और नीचे देखो रंगून, यही रंगून है जहाँ पे प्रिजनर्स लोग को भेजा जाता था, जैसे बहादुर शाह जफर को भी भेजा था, रंगून में भेजा था एग्जाइल में। जैसे और भी बहुत सारे हमारे इंडियन लीडर्स को भेजा गया था रंगून में। यहाँ पे ब्रिटिश ने अपना एक प्रिजन बना कर रखा था रंगून। जैसे अंडमान निकोबार को भी जेल बना कर रखा था ना, ब्रिटिश सावरकर गए थे ना वहाँ पे, ऑन सिमिलर लाइन रंगून में भी जेल बना हुआ था, जो इंडियन प्रिजनर्स थे वहाँ पे भेजा जाता था उनको। एनीवे रंगून देखो बच्चे लोग, एक क्या समझ में आया तुम लोग को, अराकन रीजन, रंगून रीजन और आभा रीजन, ठीक है। अब देखो जो अराकन रीजन है और जो रंगून एरिया है दिख रहा है ना, उस बीच में एक प्रोविंस है, उसका नाम पेगू है, PEGU, पेगू रीजन। अभी थोड़ा देर में रेफरेंस आएगा पेगू का, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। अराकन तुमको रेड कलर में दिख रहा होगा, बच्चे लोग को रेड कलर में दिख रहा होगा, नीचे रंगून दिख रहा है, ठीक है। रंगून से नीचे जाओगे तो एक और भी एरिया है जो कोस्टल एरियाज है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो अराकन रीजन और रंगून से जो नीचे वाला रीजन है उस बीच में, नहीं कि आवा वाला रीजन भी थोड़ा सा हो जाए, उस बीच में पेगू प्रोविंस आता है। तो ये तीनों ही प्रोविंस बहुत इंपॉर्टेंट है बर्मा का कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। खैर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में फिगर में समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार कब हुआ, ये 1824 to 26 में हुआ है, समझ गए। अब हो क्या रहा था बात समझो। चूँकि जानते हो कि ब्रिटिश का रीजन बंगाल रीजन है और आसाम उस समय बंगाल का हिस्सा है, क्योंकि जानते हो कि बंगाल बहुत बड़ा एरिया है। बंगाल में अभी का बांग्लादेश है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, समझ रहे ना, बहुत बड़ा एरिया। और आसाम तक वो एरिया फैला हुआ था। तो आसाम वाला जो एरिया तुमको नहीं लग रहा क्या बहुत बर्मा का बहुत पास में है। देखो तो ब्रिटिश का जो बंगाल रीजन और उधर का बर्मा, और उस समय देखो बच्चे लोग थोड़ा सा ये बर्मा, उस समय बर्मा का इंडिपेंडेंट किंगडम था बर्मा, और बर्मा का भी दिमाग क्या चल रहा था कि थोड़ा हम भी एक्सपांड करें। तो वो एक्सपांड करते वो इधर चला आएगा, मणिपुर के पास चला आएगा, वो आसाम के पास आ जाएगा, और आसाम के पास तो कौन है, ब्रिटिश है। तो जाहिर सी बात है झड़प होगा दोनों के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ने ही किया है ये चीज़, बर्मा का भी जो पॉलिसी था वो भी एक्सपांशनरी पॉलिसी था। बर्मा भी चाहता था कि अपने लैंड को बढ़ाए, क्योंकि बर्मा में उस समय किंग थे, किंगडम था वो किसी का। और जानते हो किंगडम लोग में जो किंग होते हैं, किंग का कोशिश रहता है कि हमारा लैंड फैलाया जाए, समझे। नीचे देखो वहाँ इसलिए नीचे कैटेगरिकली लिख दिया गया है कि फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार हुआ है, ये एक्सपांशनरी पॉलिसी ऑफ बर्मा के वजह से भी हुआ है, क्योंकि बर्मा अपना लैंड और फैलाना चाहता है। जब बर्मा लैंड फैलाना चाहेगा तो ब्रिटिश के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। अब ब्रिटिश तो छोड़ने वाला है नहीं किसी को। अब ब्रिटिश को लगेगा ये सही अपॉर्चुनिटी है, लड़ जाते हैं, जीत जाएंगे। बात समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे देखो ब्रिटिश बंगाल रीजन और बर्मा रीजन, अब दोनों के बीच में बाउंड्री ठीक से डिफाइन नहीं था। जब कभी भी बाउंड्री डिफाइन नहीं होता, जैसे देखो अभी का स्थिति देखो, इंडिया और चाइना के बीच में कई बाउंड्री में प्रॉब्लम है ना, इसलिए हर समय झड़प होता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस फिक्शन होता था ब्रिटिश इंडिया और बर्मा के बीच में, क्योंकि बॉर्डर तुम्हारा इल डिफाइन था, यानी कि ठीक से डिफाइन नहीं था। यदि बॉर्डर यदि ठीक से डिफाइन हो तो कोई कंट्री लड़ेगा नहीं, नहीं यदि ठीक से बाउंड्री डिसाइड ना हो तो कोई क्लेम करेगा कि ये लैंड मेरा है, और अगला वाला कंट्री क्लेम करेगा कि ये लैंड मेरा है। समझ पा रहे हो ना। तो इस वजह से चूंकि बाउंड्री ठीक से डिसाइड नहीं था, इसलिए ब्रिटिश और बर्मा एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, अर्लियर बर्मा, देखो बर्मा क्या किया,
बर्मा क्योंकि हम जान रहे हैं कि बर्मा का जो किंग है, किंग भी एक्सपांशनरी पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहा है, वो भी एक्सपांड करना चाहता है अपना एम्पायर को। तो उसने क्या किया, अराकन रीजन, देखो बच्चे लोग, अराकन रीजन को कंट्रोल किया उसने, और उसने मणिपुर को रीजन को भी कंट्रोल किया। हाँ, और जब उसने अराकन ले लिया, मणिपुर ले लिया, तो जाहिर सी बात है आसाम के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। और आसाम में कौन है अभी, ब्रिटिश इंडिया है। आसाम पार्ट है तुम्हारा बंगाल रीजन का। हाँ, कहोगे कि तुम कि सर अराकन रीजन कैसे लिया, मणिपुर रीजन कैसे लिया, तो मणिपुर और आसाम अराकन जो जगह है वहाँ पे कोई सेपरेटिव काम करता था, सेपरेटिव लोग रहता था, उसमें ब्रिटिश इंडिया का कोई रोल नहीं है। जब देखा कि बर्मा, जब देखा किंग कि हम बहुत पावरफुल हो गए, हम एक्सपांड करेंगे के चक्कर में अराकन रीजन ले लिया उसने। अराकन में ब्रिटिश नहीं है, बिल्कुल नहीं है ब्रिटिश, पहले से लोग चल रहे होंगे ना वहाँ पे, पहले से कोई अपना किंगडम होगा ना, पहले से अपना ट्राइबल ग्रुप होगा, उसको खत्म करके अराकन रीजन लिया है। मणिपुर भी लिया, मणिपुर मतलब ट्राइबल ग्रुप्स, वहाँ पे ट्राइबल लोग रूल करते थे, तो उसको भी खत्म करके बर्मा ने अपना एरिया बना दिया। यही कारण तो कि अभी देखोगे कि मणिपुर का जो एथनिसिटी है मैच करता है म्यांमार से, हिस्ट्री यही है, यहाँ से ही स्टार्ट होता है। बात समझे, आखिर मणिपुर में जो लोग होते हैं, देखने वाले लोग होते हैं, जो ट्राइबल लोग हो, काफ़ी हद तक सेम एथनिसिटी को शेयर करते हैं विथ योर म्यांमार। समझ लो, यही कारण है कि म्यांमार में जब जुंटा रेबिलियन हुआ तो वहाँ के लोग सब आए ना मणिपुर में, अब मणिपुर के लोग भी जाते हैं वहाँ पे, तो हिस्ट्री ये है। आया समझ में ये? हाँ, तो बर्मा देखो, बर्मा ने क्या किया, अराकन रीजन रख लिया, मणिपुर रीजन ले लिया, इसलिए डर था कि आसाम रीजन तक भी आ जाएगा। इन रिटर्न क्या किया, ब्रिटिश फोर्सेस ने भेज दिया अपना, ब्रिटिश फोर्स गया वहाँ पे रंगून इलाका, देखो रंगून वाला बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, रंगून नीचे फिगर में दिख रहा होगा ना, रंगून को कैप्चर कर लिया 1824 में। और फिर वो कैपिटल आबा पे चला गया, कैपिटल देखो फिगर देखो वहाँ पे, कैपिटल में चला गया, आबा में चला गया। तो क्या हुआ, फिर रंगून इलाका ले लिया ब्रिटिश ने। अब ब्रिटिश फोर्स के सामने नहीं जीत पाएगा ना बर्मा भी, क्योंकि ब्रिटिश जो इंडिया को इतना बड़ा एरिया कैप्चर करके बैठा हुआ, देखो ना ये कौन सा पीरियड है, 1824 का पीरियड है। 1824 में जानते हो क्या, इधर तुम्हारा ये जो मराठा वाला भी वार जीत चुका है वो, और सिंध अभी हाथ में नहीं आया है, मैं ये वाला इलाका पूरा हो चुका है उसका, पावरफुल है अभी ब्रिटिश से कौन लड़ सकता है, बहुत मुश्किल है लड़ना उससे जितना, समझे। तो 1824 में कैप्चर किया रंगून को, और फिर कैपिटल में जाकर, फिर कैपिटल भी गया, पहुंचा कैपिटल आबा में पहुंचा। हाँ, ये अलग बात है कि उस समय पीस हुआ, पीस संधि हुआ है किंग और ब्रिटिश के बीच में। कब हुआ है पीस, 1826 में। और इसी ट्रीटी को कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी, इसी ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ यांडबो। ट्रीटी ऑफ यांडबो याद रहना चाहिए सब ट्रीटी। तो ट्रीटी ऑफ यांडबो साइन हुआ था ब्रिटिश इंडिया और म्यांमार के बीच में, म्यांमार किंग के बीच में, म्यांमार मतलब उस समय का बर्मा किंग के बीच में। आगे देखो बच्चे लोग, तो ये ट्रीटी ऑफ यांडबो में है क्या, तो चूंकि हार चुका है बर्मा हार चुका है, बर्मन किंग हार चुका है ना, बर्मिस किंग, तो हारेगा तो जाहिर सी बात है कंपनसेशन देना पड़ेगा उसको। देखो, तो पे ₹1 करोड़ एज वार कंपनसेशन, देखो 1 करोड़ रुपया देना है एज अ वार कंपनसेशन, एज अ वार इंडिमिनिटी। सेकंड क्या है, देखो वही इलाका अराकन रीजन दिख रहा है तुम लोग को, और तेनासरीम एरिया दिख रहा है तुमको रंगून के नीचे। हाँ, ये एरिया चला गया ब्रिटिश के पास। अब ये दोनों एरिया नहीं लग रहा कि बहुत ही स्ट्रैटेजिक जगह है, बहुत ही स्ट्रैटेजिक जगह है कि नहीं है बच्चे लोग, क्योंकि कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया का मतलब क्या, कि लॉट्स ऑफ ट्रेड कॉमर्स, लॉट ऑफ शिपिंग। हाँ, ये एरिया रख लिया अपने अंदर, ठीक है। देखो ब्रिटिश पहले कौन सा एरिया को लिया है, देख रहे हो ना, अराकन रीजन को ले लिया। हालांकि बर्मा का भी अराकन रीजन नहीं था, बर्मा ने कैप्चर किया था, तो इलाका ले लिया। और नीचे का जो थेरेसिम वाला एरिया है, समझ रहे हो ना, सॉरी टेनेसेरिम वाला जो एरिया है वो भी ले लिया इस ट्रीटी के हिसाब से। और दूसरी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट कंप्लीट। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में ये लिखा गया है कि जो ये क्लेम करा था कि आसाम वाला एरिया मेरा है, बर्मा जो क्लेम करा था कछार वाला एरिया मेरा है, जंतिया मतलब मेघालय साइड में आ रहा है, बोला कि आप क्लेम छोड़ दो अब, क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा है, तुम शांति से वहीं पर रहो। और दूसरी बात है कि मणिपुर एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया है। देख रहे हो मणिपुर का हिस्ट्री कैसे स्टार्ट होता है, हालांकि मणिपुर का हिस्ट्री और भी पीछे से है। मणिपुर एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट इसी ट्रीटी में बना था, ट्रीटी ऑफ यांडबो। और अभी जानते हैं कि मणिपुर भारत का अटूट अंग है, समझ पा रहे हो ना। हाँ, नेगोशिएट ए कमर्शियल ट्रीटी विद ब्रिटेन के साथ एक कमर्शियल ट्रीटी भी हुआ। और उसके बाद देखो, जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश रेसिडेंट कैपिटल में रहेगा, आबा में रहेगा वहाँ पे, और साथ साथ बर्मिस का एनवॉय भी रहेगा कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता कैपिटल है अभी। कलकत्ता प्रेसिडेंसी जानते हो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी एज कम्पेयर टू अदर प्रेसिडेंसी। वहाँ के जो गवर्नर जनरल होंगे उसका हुकूमत पूरा तीनों प्रेसिडेंसी पे चलेगा। तो एम्बेसी एक्सचेंज होगा, मतलब एम्बेसडर एक्सचेंज होंगे, एनवॉय मतलब एम्बेसी बनना। तो ये ट्रीटी ऑफ यांडबो देख रहे हो कैसे होल्ड किया है, कैसे कंट्रोल किया है, कौन सा एरिया, अराकम रीजन और
ये तुम्हारा टेनासेरिम, हाँ टेनासेरिम वाला एरिया, ये एरिया तुमको याद होना चाहिए। ये रिजल्ट है एक्चुअली फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वार का, जो कि कब हुआ था 1824 टू 28 में हुआ था, समझ गए, सॉरी 26 में, 1824 टू 26 पीरियड याद रखना होगा। देखो अब देखते हैं सेकेंड एंग्लो बर्मिस वार। अब इसमें क्या हुआ, तो बच्चे लोग नीचे एक फिगर दिए हैं तुम लोग को, नीचे एक फिगर दिए हैं, देखो तो अराकान रीजन दिख रहा है ना, अराकान रीजन दिख रहा है, ये अभी का म्यांमार का पिक्चर है। ये नीचे का देखो यही कारण दिख रहा है, वही टेनासेरिम है नीचे वाला एरिया। अब बीच में पेगू दिख रहा है ना, पेगू, हाँ पेगू, बिल्कुल इसका रेफरेंस आएगा, ये पेगू यही प्रोविंस है। तुम खुद देखो अराकान रीजन तो ब्रिटिश ने ले लिया, टेनासेरिम वाला एरिया भी नीचे ले लिया। हाँ अभी टेनासेरिम का नाम दूसरा कुछ हो गया है, क्योंकि अभी का मैप है ये, समझा, अभी तो खुद कंट्री का नाम बदल गया है जी, पहले उसको बर्मा बोलते थे, अभी म्यांमार बोल रहे हैं, बात समझो। तो ये पेगू रीजन है, सेकेंड जो वार होगा बर्मा के साथ, म्यांमार के साथ, उसमें क्या होगा कि ये पेगू रीजन भी ले लेगा, कौन, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश का तो कंटिन्यूस लैंड हो जाएगा, तो ब्रिटिश का लैंड कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक रीजन इधर इधर बीच का बचा हुआ वो भी ले लेगा, और जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा उसको भी कंट्रोल कर लेगा। तो ऑल टुगेदर बर्मा ब्रिटिश का हिस्सा हो जाएगा। इसलिए बोला ना 1885 में, करेक्ट, 1885 में पूरा एनेक्स कर लेता है ब्रिटिश। तो देखो क्या हुआ, पीछे ऊपर जाओ, हाँ सेकेंड एंग्लो बर्मिस वार 1852। द सेकेंड वार वॉज द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश कमर्शियल नीड एंड द इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी रूल कर रहा था, हाँ डलहौजी 1846 तक ही रहा है स्टूडेंट, मगर 1846 तक जो उसने क्रिएट किया सिचुएशन, उसके वजह से ही इंडिया में भी रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ है। सॉरी हम 1846 बोल रहे हैं, वो डलहौजी 1856 तक रहा है, 46 ने, आई एम सॉरी 1856 तक रहा है। मगर भारत में जो रिवोल्ट हुआ था वो कब रिवोल्ट हुआ, 1857 में हुआ। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, तो लॉर्ड कैनिंग को झेलना पड़ा 1857 का रिवोल्ट भारत में। और क्यों झेलना पड़ा, क्योंकि डलहौजी जो काम करके गया था उसी का गुस्सा निकला था 1857 के रिवोल्ट में। मैं रिलेट करना चाहता हूँ इंडियन हिस्ट्री में क्या चल रहा है और म्यांमार में क्या चल रहा है, स्थिति सेम है। लॉर्ड डलहौजी अभी इंडिया में रूल कर रहे हैं। तो लॉर्ड डलहौजी का सबसे खराब चीज़ क्या था कि वो बहुत ही इम्पेरियलिस्ट आदमी था, कि किसी तरह भी लैंड हथिया लो, और वही आदमी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का भी कॉन्सेप्ट लेके आया था। मैं बताऊंगा लास्ट में, इस मॉडल में है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो लॉर्ड डलहौजी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो अभी जो सिंहासन पे जो विराजमान है, जो इंडिया के सत्ता पे जो विराजमान है, वो लॉर्ड डलहौजी है। और लॉर्ड डलहौजी जब तक रहेगा तब तक उसका पॉलिसी जो है बहुत ही इम्पेरियलिस्ट है। इम्पेरियलिस्ट का मतलब क्या है कि वो चाहेगा कि एरिया दूसरा वाला एरिया भी ऑक्यूपाई करे और इंडिया का उसका हिस्सा बनाए, ब्रिटिश इंडिया का वो हिस्सा बनाए। और सेम चीज़ तुम्हारा ये सेकेंड बर्मिस वार में भी तुमको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कौन है, लॉर्ड डलहौजी है। अब देखो, आप समझो बात को, ये जो सेकेंड वार हुआ है ये इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश अपना कॉमर्शियल नीड को आगे बढ़ाना चाहता था, नंबर वन। और दूसरा क्या है कि लॉर्ड डलहौजी का इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी, क्योंकि वो लेगा ही लेगा, तो उसको चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे देखो बच्चे लोग, ब्रिटिश बंगाल रीजन, द ब्रिटिश मर्चेंट्स वेर कीन टू गेट होल्ड ऑफ टिम्बर रिसोर्सेज ऑफ अपर बर्मा। अपर बर्मा तो कंट्रोल में आया ही नहीं अभी, क्योंकि अराकान रीजन आया है, टेनेसेरिम वाला एरिया आया है ना। तो अपर वाला बर्मा में बहुत सारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज था, म्यांमार में अभी भी है। उस एरिया को ऑक्यूपाई करना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा, जिसका मतलब टिम्बर प्रोडक्ट, टिक प्रोडक्ट, और टिक प्रोडक्ट तुम्हारा बहुत बड़ा व्यापार होगा यूरोप में या पूरा वर्ल्ड में। तो उस अपर बर्मा को वो कैप्चर करना चाहता था, मर्चेंट का सोच था। और मर्चेंट बार बार बोलेगा उसको, डलहौजी को, समझे। और दूसरा बात ये है कि हाँ, बर्मा को वो मार्केट भी बनाना चाहता था, शॉर्ट फर्दर एसेस टू, यानी कि बर्मिस मार्केट में और जाना चाह रहा है, वो अंदर और जाना चाह रहा है। आज जो कि किंग क्या है कि दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा है उतना जितना खोलना चाहिए एज पर द ब्रिटिश। तो क्या होगा, ब्रिटिश पेगू रीजन को ऑक्यूपाई कर लेगा, समझे। अब मात्र यही कोस्टल एरियाज था जो अभी बर्मा के साथ था, क्योंकि फर्स्ट वार में तो हम देखे ही हैं, अराकान को रख लिया और टेनेसेरिम को रख लिया, पेगू वाला रीजन ही बचा था ना कोस्टल एरियाज में। तो इस बैटल में, इस वार में, समझे, पेगू वाला रीजन को भी ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया। तो टोटल म्यांमार का जो कोस्टल एरियाज देखोगे सब ब्रिटिश के अंदर आ गया ना, सब ब्रिटिश के अंदर आ गया। हाँ, ये अलग बात है कि बर्मिस आर्मी ने, बर्मिस लोगों ने गोरिल्ला वारफेयर किया। गोरिल्ला वारफेयर जानते हो ना, पीछे से अटैक करके भाग जाना, जैसे कि हमारे
शिवाजी के जितने भी सैनिक थे, जैसे हमारे मैसूर बोले मराठा भी तो गोरिल्ला वारफेयर करता था, ये लोग भी गोरिल्ला वारफेयर किया, मत जीता नहीं है। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हो गया कि इंग्लिश हैड कंट्रोल ऑफ लोअर बर्मा, नीचे का जितना भी बर्मा है, स्टार्टिंग फ्रॉम अराकन रीजन, पेगू रीजन भी आ गया और टेनासरी मला रीजन, सब कंट्रोल करके रख लिया। आया समझ में? कोस्टल एरिया फुल कंट्रोल है, बर्मा का कोस्टल एरिया फुल कंट्रोल है ब्रिटिश के अंदर। देख रहे हो ब्रिटिश कितना फायदा उठाएगा। तो लोअर रीजन पूरा ऑक्युपाई के लिया, अपर रीजन बचा हुआ है ना, अपर रीजन पे बहुत ध्यान है अभी, तो पहले लोअर रीजन कंट्रोल करते हैं, उसके बाद फिर अपर रीजन कंट्रोल किया जाएगा। आया समझ में? तो सेकेंड जो युद्ध हुआ है ब्रिटिश वर्सेस बर्मा का, इसका सबसे बड़ा रिजल्ट है कि पेगू वाला रीजन हाथ में आ गया, इसलिए टोटल नीचे का जो लोअर बर्मा है वो ब्रिटिश के अंदर आ गया। देखो अब इसी फिगर में देखो लोअर बर्मा का मतलब क्या है, देखो अराकन रीजन, पेगू रीजन और यहाँ पे जो देखो टेनासरी मला रीजन दिया गया है ना, हाँ देखो वहाँ टेनासरी मला रीजन है कि नहीं है, पिक्चर में दिख रहा है फिगर में ठीक से, हाँ देखो अराकन रीजन, पेगू रीजन और ये सब आ गया, यानी कि लोअर बर्मा हाथ में आ गया ना ब्रिटिश का। बचा कौन सा? ऊपर वाला इलाका ग्रीन कलर का बचा हुआ है, वो भी ले लेगा ब्रिटिश, वो भी ले लेगा। क्यों? कोस्टल एरियाज यदि ले लिया तो वहाँ से मिलिट्री मोबिलाइज करना कितना टाइम लगेगा, आर्म्स को मोबिलाइज करने में कितना टाइम लगेगा, तो ब्रिटिश के लिए तो बहुत फायदेमंद चीज़ है वो। तो अब देखो थर्ड एंग्लो बर्मिस वार जो कि 1885 में हुआ और 1885 में ही ख़त्म भी हो गया। तो व्हाट इज़ दिस? इसका मतलब ख़त्म, बर्मा अब कैप्चर हो गया पूरा। देखो अब ऐसा हुआ क्या था कि जिसकी वजह से थर्ड बैटल लड़ना पड़ा, यानी कि थर्ड वार हुआ। देखो जो बर्मिस किंग थे, थिबाओ जो किंग थे, ये जो थे ना, इनको ब्रिटिश के ऊपर बहुत शक होता था। जाहिर सी बात है शक होगा ही, जिसके साथ आप 2 युद्ध लड़ चुके हो तो उसके ऊपर तो शक होगा ही किसी को भी, सही बात है ना। तो इसलिए बहुत ही ये जो इंग्लिश मर्चेंट था उसको बहुत ही ह्यूमिलेट करते थे, उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन देते थे कि तुम ये कर सकता है, तुम ये नहीं कर सकता है, और बहुत ही ह्यूमिलेटिंग फाइन सभी इम्पोज कर दिए थे। तो इस बात का गुस्सा हुआ, समझे, इस बात का गुस्सा हुआ उस समय का जो गवर्नर जनरल रहे होंगे भारत में, और इसी गुस्सा की वजह से क्या हुआ, ये वार हो गया। तो देखो अब मगर ये देखो बर्मिस किंग थिबाओ भी यदि ये कर रहे थे तो उसके पीछे भी वैलिड रीजन है। यदि फाइन इम्पोज कर रहे हैं किसी के ऊपर, ब्रिटिश को अभी भी मार्केट में कंट्रोल किया जा रहा है, उसको भी एसेस नहीं करने दिया जा रहा है, तो उसके पीछे भी रीजन है। रीजन क्या है? देखो बर्मिस किंग जो थिबाओ थे, उनका कंप्लेनिंग ये था कि जितना हम इसको बोल रहे हैं टीक निकालो, टिम्बर निकालो, उससे ज़्यादा ये निकाल रहा है हमारे फॉरेस्ट से। तो जाहिर सी बात है थिबाओ का दिमाग खराब होगा। जितना तुमको फॉरेस्ट रिसोर्सेज दिया गया तुम उतना ही निकालो ना, उसे तुम डबल निकाल रहे हो। गुस्सा आएगा थिबाओ को, तो इसलिए गुस्से से क्या किया, एक ह्यूमिलेटिंग फाइन इम्पोज कर दिया ब्रिटिश टिम्बर कंपनी के ऊपर, समझे। हाँ तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड डैफरिन है, क्योंकि डैफरिन के टाइम में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बना था। ये लॉर्ड डैफरिन ने आदेश दिया कि जाओ भाई लोअर बर्मा तो हो ही चुका है, अपर बर्मा कैप्चर करो, बर्मा का चैप्टर क्लोज करो। बात समझ में आया। और जहाँ तक सवाल है किंग का, बर्मिस किंग और ब्रिटिश का, तो भाई हॉस्टिलिटी तो शुरू से ही है, तभी तो 2 वार हो चुका है उससे पहले। तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश का क्या मानना था, इंग्लिश क्यों नहीं पसंद कर रहा था थिबाओ को उस समय। इंग्लिश का जो इंग्लिश मर्चेंट लोग थे वहाँ पे जो व्यापार कर रहे थे बर्मा में, उनका मानना था कि फ्रेंच को बहुत ज़्यादा ये हेल्प कर रहा है, फ्रेंच मर्चेंट को, बाकी जितने भी यूरोपियंस लोग आए हैं उसको बहुत मदद कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये इंग्लिश मर्चेंट बोल रहा है। ठीक है। दूसरी बात है वही कि बर्मा कमर्शियल नेगोशिएशन विथ ब्रिटिश राइवल्स, जैसे देखो अब ब्रिटिश राइवल के साथ जैसे फ्रेंच हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो, उसके साथ बहुत ही कमर्शियल तुम्हारा नेगोशिएशन हो रहा था। ये ब्रिटिश को पसंद आएगा, क्योंकि ब्रिटिश चाहेगा कि उसका जितने भी राइवल्स पावर है, यूरोपियन पावर है, चाहे जर्मनी हो चाहे फ्रेंच हो, वहाँ पे नहीं आए, वहाँ पे व्यापार उतना नहीं करे, क्योंकि वो अकेला व्यापार करना चाहता है, समझे ना। तो समझ रहे हो ना, ब्रिटिश का भी अपना दलील है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है बर्मा में ट्रेड करने में। और दूसरी बात है कि कमर्शियल नेगोशिएशन बाकी यूरोपियन के साथ हो रहा है, हमारे साथ उतना नहीं हो रहा है। तो लॉर्ड डफरिन को पता चला, लॉर्ड डफरिन क्या किया, सेना भेज दिया कैप्चर करने के लिए। आगे देखो तो ख़त्म चैप्टर, देखो इसका क्लोज हो गया मैटर। तो ब्रिटिश हैड टू फेस, हाँ तो कैप्चर कर लिया ना जी 1885 में। देखो वही उसी का रिजल्ट है, ऊपर बच्चे लोग उसी का देखो, डफरिन ऑर्डर द इन्वेजन एंड फाइनल एनेक्सेशन ऑफ अपर बर्मा इन 1885। नीचे का तो ले ही लिया है बर्मा,
ऊपर का हुआ था 1885 में क्या हुआ, पूरा बर्मा यानी कि पूरा म्यांमार ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया। आगे देखो, अब इसमें देखो, मगर जैसे इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट चला ना, इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट देश आज़ाद करवाने के लिए जो मूवमेंट चला था, तो बर्मा में भी ये चलेगा। तो बर्मा में भी सेम हुआ बच्चे लोग। इनफैक्ट बर्मा का जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के जो लीडर सब थे वो इंडियन लीडर से भी ज्वाइन कर लिए, क्योंकि अब कंट्री तो एक ही है अभी, क्योंकि जब म्यांमार हिस्सा हो गया ब्रिटिश इंडिया का तो बहुत बड़ा हो गया ना, बहुत बड़ा हो गया ये। तो अब यहाँ के भी जो नेशनलिस्ट लोग सब हैं जो चाहते हैं कि बर्मा आज़ाद हो, तो ये इसको भी इसने भी सपोर्ट देना शुरू कर दिया इंडियन नेशनलिस्ट लोग को, गांधी जी टाइप के लोग सबको, कि ज़्यादा साथ में लड़ेंगे, साथ में मिलकर लड़ेंगे तो हो सकता है ब्रिटिश हमको आज़ादी दे दें। तो वही देखो क्या, तो ब्रिटिश हैड टू फेस ए नेशनलिस्ट मूवमेंट इन बर्मा एंड बर्मीज नेशनलिस्ट ज्वाइन हैंड्स विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। समझ गए ना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को साथ दे दिया। तो अब इसको लगा, ब्रिटिश को लगा कि भाई दो पावर बन जाएगा तब तो सच में ही दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ब्रिटिश ने चालाकी से क्या किया कि 1935 में बर्मा को एक अलग सेपरेट स्टेट बना दिया, इंडिया से अलग कर दिया उसको। तो इसलिए यदि ये नहीं करता, सोचो, मैं एक तुम लोग को बात, मतलब एक बात को रखना चाहूँगा मैं यहाँ पे, यदि 1935 में बर्मा इंडिया से अलग नहीं होता और बर्मा इंडिया का साथ ही रहता और 1947 में भारत आज़ाद होता, तो भारत का हिस्सा म्यांमार भी होता। आया समझ में? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश को डर था कि नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हो रहा है बर्मा में और इधर इंडिया में भी हो रहा है, दोनों मिल जाएगा तो हमारा तो निकाल देगा यहाँ से हम लोग को। इसलिए ये पावर को क्रश करो, और 1935 में ब्रिटिश ने क्या किया, बर्मा को एक सेपरेट स्टेट बना दिया और इंडिया से उसको अलग कर दिया। समझे? तो देखो वही लिखा गया है, टू वीकन लिंक बिटवीन बर्मिस नेशनलिस्ट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, बर्मा को सेपरेट कर दिया गया इंडिया से 1935 में। हाँ, तो उसके बाद भी बर्मा थोड़ी झुकेगा, बर्मा में नेशनलिस्ट मूवमेंट होगा ही होगा अपने अपने हिसाब से, और इंडिया में भी हो ही रहा है। तो फाइनली अंडर द गाइडेंस ऑफ यू ऑन्ग सान के नेतृत्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बर्मा भी आज़ाद हो गया, एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया, जस्ट लाइक इंडिया। इंडिया को मिला ना 15 अगस्त 1947 को आज़ादी, तो सिमिलरली इन लोग को भी, बर्मीज लोग को भी जनवरी 4 1948 को आज़ादी मिल गया। आज़ादी मिलेगा तो वो अपना एक सेपरेट स्टेट बन जाएगा, क्योंकि 1935 में सेपरेट स्टेट बन चुका है, वो इंडिया से अलग हो चुका है। अच्छा बच्चे लोग, ये जो आदमी का जो नाम है जिसका तुम पिक्चर देख रहे हो, यू ऑन्ग सांग, ये आदमी जानते हो, अभी जो 2021 में जो सिविलियन गवर्नमेंट को बर्खास्त किया गया, ऑन्ग सांग सू की, उसी के फादर है ये, उसी के फादर है ये। समझे? जो मिलिट्री जुंटा ने जो रेबेलियन किया ना, मिलिट्री कूप किया ना जुंटा ने, वही तात्मा दाव ने जो कूप किया है बर्मा में 2021 में, तो सिविलियन गवर्नमेंट जिसको बर्खास्त किया गया था, वो एक लड़की थी, लेडी थी, उनका नाम क्या था, ऑन्ग सांग सू की, इन्हीं की बेटी है वो। देख रहे हो? समझ में आ गया ना? तो फाइनली बर्मा आज़ाद हो गया कब? 4 जनवरी 1948 को। होप सो समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिश इंडिया और बर्मा का क्या रिलेशन रहा है। आगे देखो, तो यस वी हैव कवर्ड द चैप्टर ऑफ बर्मा। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा अफगानिस्तान का देखते हैं स्टूडेंट। अफगानिस्तान के साथ कैसा रिलेशन रहा है? हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हारा है बैटल। तो रीजन देखो, सिख किंगडम है जो कि 1849 में ब्रिटिश का हिस्सा बन गया, सिंध भी 1843 में बन गया है, बलोच एरिया है, और ऊपर का जो रीजन है तुम्हारा अफगान का है। अफगान तो डायरेक्ट बाउंड्री शेयर करता है रसिया के साथ, उस समय का जो रसिया का टेरिटोरी था उसके साथ डायरेक्ट बाउंड्री शेयर करता है। समझे? तो देखो यहाँ पे क्या हो, क्योंकि जानते हो कि वही बात है जो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि डर था, तभी तो अफगानिस्तान तक गया था, उसको डर था कि जो रसिया का पेरिल हो रहा है और रसिया का कहीं नेपोलियन के साथ कहीं वो ना हो जाए, अलायंस ना बन जाए। यदि अलायंस बनेगा तो फिर जो ब्रिटिश का जो टेरिटोरी है भारत में उसको खतरा है। इसलिए कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान को हम बफर बनाए, मगर अफगानिस्तान को तो बफर बना ही नहीं पाया वो, तो इसलिए उसने किसको बनाया? सिंध को बनाया था। हम जानते हैं इस बात को। देखो यहाँ पे, तो इंग्लिश गॉट अलार्म्ड अबाउट पॉसिबल रशियन प्लान्स टू इन्वेड इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट पासेस। समझ लो ना, नॉर्थ वेस्ट पासेस से, उस एरिया से डर था कि कहीं रसिया अटैक ना कर दे ब्रिटिश इंडिया को, इसलिए वो अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाना चाहता था ताकि उसका फ्रंटियर सेफ रहे और इंडिया का जो एरिया है, ब्रिटिश इंडिया का जो एरिया है वो इंटैक्ट रहे,
वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। तो आगे देखो क्या क्या घटना घटा है इतिहास में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। देखो ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया, इनफैक्ट एक मूवी आया था अक्षय कुमार का मूवी था ना एक, केसरी में कुछ गाना था जो बहुत पॉपुलर हुआ, तेरी मिट्टी में मर जावा, वो तो गाना सुने हो ना तुम लोग, वो तो एक तरह से नेशनल एंथम बन गया। तो जो अक्षय कुमार का जो मूवी था वो भी एक्चुअली इसी से रिलेटेड है, अफगानिस्तान वाला एरिया से रिलेटेड है, कि उसमें इंडियन लोग जाके कितना सहयोग किए थे। तो ये जो वार है बच्चे लोग, हालांकि उस चीज़ को लाइमलाइट में हम लोग नहीं लाते हैं, मगर वो जो केसरी जो मूवी है उसमें दिखाया कैसे इंडियंस लोग कैसे गए थे ब्रिटिश के बिहाफ में अफगानी लोग से लड़ने के लिए। ठीक है, ये एपिसोड उसी से रिलेटेड है, केसरी मूवी में इनफैक्ट इसी चीज़ से रिलेटेड है, छोटा सा हिस्सा है इसी एपिसोड्स का, अफगानिस्तान और इंडिया का रिलेशन का। देखो एनीवे, तो ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया, देखो एंग्लो अफगान रिलेशन, जाहिर सी बात है ब्रिटिश चाहेगा कि एक बफर स्टेट बनाया जाए अफगानिस्तान को रसिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, क्योंकि बार बार उधर डर था, नेपोलियन जिस हिसाब से राइज कर रहा था उसका यदि अलायंस रसिया के साथ बनता है तो नॉर्थ वेस्ट पासे से ही आएगा, इंडिया को अटैक कर देगा, ब्रिटिश इंडिया को अटैक कर देगा, उसको डर था। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, उस समय अफगानिस्तान में कौन रूल कर रहा था, तो उस समय अफगानिस्तान में जो आमिर थे, यहाँ पे भी टाइटल सेम ही होगा आमिर का, जैसे सिंध का था ना टाइटल आमिर, तो यहाँ के भी जो आमिर थे यानी कि वहाँ का जो लीडर थे वो दोस्त मोहम्मद थे। कौन थे? दोस्त मोहम्मद थे। अब बच्चे लोग समझो, दोस्त मोहम्मद के जो अपोजिट जो पावर है, जो सिंहासन पे आना चाहते हैं वो शाह शुजा है। कौन है? शाह शुजा। शाह शुजा चाहता है कि हम अफगानिस्तान के राजगद्दी में आए, और दोस्त मोहम्मद ने क्या किया कि शाह शुजा को देश से निकाल दिया। ऐसा होता था ना कि जो राइवल पावर है उसको देश से निकाल दिया जाता था, और जब देश से निकाल दिया गया तो ब्रिटिश ने शरण दिया था ब्रिटिश इंडिया में कि तुम रहो यहाँ पे। बात समझे? तो यही तो ट्रिपाटाइट ट्रीटी हुआ था शाह शुजा के साथ। तो शाह शुजा अभी राजगद्दी पे नहीं है, वो राजगद्दी पे जाना चाहता है, अफगानिस्तान का एरिया पे वो कैप्चर करना चाहता है, अफगानिस्तान के थ्रोन पे वो रहना चाहता है। अभी अफगानिस्तान के एरिया पे कौन है? अफगानिस्तान के राजगद्दी पे कौन है? दोस्त मोहम्मद है। बात समझे? अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि दोस्त मोहम्मद चाहता था कि हम ब्रिटिश के साथ फ्रेंडशिप करें। देखो फैक्ट ये है कि दोस्त मोहम्मद जो आमिर है किसका? अफगानिस्तान का, वो चाहता था कि ब्रिटिश के साथ फ्रेंडशिप करे, मगर वो जो फ्रेंडशिप है वो कंडीशनल फ्रेंडशिप है, मतलब कुछ कंडीशन के साथ, कुछ शर्त के साथ। शर्त क्या था दोस्त मोहम्मद का? कि हमको पंजाब का पेशावर चाहिए। अब पंजाब वाला रीजन तो रंजीत सिंह के अंदर है, और रंजीत सिंह के साथ तुम्हारा 1809 में म्यूचुअल फ्रेंडशिप वाला ट्रीटी हो चुका है, पिछले क्लास में पढ़े थे ना हम लोग। तो कैसे फिर इंग्लिश वायलेट करता है उस ट्रीटी को? यदि मान लो कि अफगानी को बोला जाता है, इसको दोस्त मोहम्मद को बोला जाता है कि जाओ तुम पेशावर ले लो, तो जो 1809 में जो ट्रीटी हुआ किसके बीच में? इंग्लिश और रंजीत सिंह के बीच में जो हुआ था, तो उसका वायलेशन हो जाता। इसलिए ब्रिटिश ने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हो तुम ये वाला पेशावर वाला एरिया पंजाब से नहीं ले सकते, क्योंकि वो एरिया से सिख का है। ठीक है, समझ गए ना? इसलिए ब्रिटिश के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि जानते हो, हम लोग जानते हैं कि सिख किंगडम और ब्रिटिश पहले ही 1809 में म्यूचुअल फ्रेंडशिप वाला ट्रीटी साइन कर चुका है। तो क्या करेगा फिर? दोस्त मोहम्मद बोलेगा ठीक है हम नहीं करेंगे, दोस्ती वोस्ती नहीं करेंगे तुमसे। वो रसिया के पाले में चला गया, वो पर्सिया के पाले में चला गया, तो रसिया की तरफ चला गया, बोला कि नहीं रसिया से ही हेल्प लेंगे हम, पर्सिया से ही हेल्प लेंगे। पर्सिया मतलब उस समय का ईरान कंट्री, अभी का जो ईरान है ना उस समय का पर्सिया कहा जाता था। ठीक है, वही बोला टर्न टू व्हेन ब्रिटिश जब रिजेक्ट कर दिया कि ठीक है वो पेशावर वाला एरिया तुम नहीं ले सकते हो, तो वो चला गया उधर हेल्प लेने के लिए। समझ गए? अब यहाँ पे देखो, तो ब्रिटिश भी अपना चाल चलेगा ना, तो ब्रिटिश जो चाल चलता है बच्चे लोग उसको बोलते हैं ट्रिपाटाइट ट्रीटी। ये ट्रिपाटाइट ट्रीटी रंजीत सिंह भी साइन किए थे, पंजाब के रंजीत सिंह हो गए सिख किंगडम। और शाह शुजा वही है जो थ्रोन में बैठना चाहता है, बट अभी थ्रोन में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिविल वार लाइक सिचुएशन है। कहाँ? अफगानिस्तान में। तो शाह शुजा को कौन शरण दिया है? ब्रिटिश। तो शाह शुजा, ब्रिटिश और पंजाब मतलब राजा रंजीत सिंह, अब ब्रिटिश के उस समय गवर्नर होंगे, और शाह शुजा ऑफ अफगान कह सकते हो, ये तीनों ट्रीटी साइन करते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रिपाटाइट ट्रीटी 1838, जो कि हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े थे ना हम लोग पिछले क्लास में। हाँ, ट्रिपाटाइट ट्रीटी होता है। उस समय देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑकलैंड जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, यानी पूरा भारत के ही कह सकते हो, वो फॉरवर्ड पॉलिसी चलाए। फॉरवर्ड पॉलिसी देखो, फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब ये होता है विद्यार्थी लोग, बहुत ही खतरनाक पॉलिसी है कह सकते हो ये, कि ब्रिटिश इंडिया का टेरिटरी बचाने के लिए
या तो हम टीटी से बचा सकते हैं, टीटी करके, या फिर उस एरिया को एनेक्स करके बना सकते हैं, एनेक्स करके बचा सकते हैं। तो ये जो, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये खतरनाक अप्रोच है। ऑकलैंड ने एक फॉरवर्ड पॉलिसी चलाया। फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब क्या है, 1836 में आया था कि किसी के साथ यदि डिस्प्यूट हो रहा है तो पहले हम कोशिश करेंगे टीटी साइन करने का, यदि टीटी में नहीं हुआ बात तो हम उस जगह को एनेक्स कर लेंगे। तभी तो ये अफगानिस्तान को एनेक्स करने के लिए गया है। तो पहले 1836 का ये ट्रीटी हुआ, मतलब ये पॉलिसी उस समय ऑकलैंड लेके आया। उसके बाद फिर ट्रिपाटाइट ट्रीटी हुआ है 1838 में, 2 साल बाद। देख रहे हो पीरियड को। और 2 साल इसलिए हुआ कि क्योंकि दोस्त मोहम्मद के साथ अब बैटल लड़ा जाएगा। होप्सो समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो फॉरवर्ड पॉलिसी का ही नतीजा है कि यहाँ पे ट्रिपाटाइट ट्रीटी साइन हो रहा है, ताकि ये तीनों पावर मिलकर क्या करे, लड़े। किससे? अफगानिस्तान से, दोस्त मोहम्मद से। आगे देखो बच्चा लोग, यहाँ पे देखो बढ़िया से देखो इस चीज़ को। जो ट्रिपाटाइट ट्रीटी था 1838 का, उसमें क्या है, उसमें यही बोला गया कि यदि हम मैच जीत जाते हैं, हम बैटल जीत जाते हैं, तो शाह शुजा क्या होगा, थ्रोन पे रखा जाएगा, अफगान यानी कि आमिर बनाया जाएगा उसको। सिंपल बात है, दोस्त मोहम्मद को हटा के इसको आमिर बनाया जाएगा। सही बात है ना, विद द हेल्प ऑफ सिख एंड कंपनी। और जो शाह शुजा जो है, जो अब बन जाएगा लेट से फ्यूचर में, यदि वो बन जाता है, थ्रोन पे चला जाता है, तो जितना भी अपना फॉरेन अफेयर्स चलाएगा वो सिख और ब्रिटिश के मदद से चलाएगा, उसके एडवाइस से चलाएगा। ये ट्रीटी में साइन हुआ था ये सभी चीज़, क्योंकि वो चाहता है कि अफगानिस्तान को भी कंट्रोल करे ब्रिटिश। समझ रहे हो ना, इसके लिए राजा रणजीत सिंह भी हेल्प कर रहे हैं। तो तुम लोगों को लगेगा राजा रणजीत सिंह क्यों हेल्प कर रहे हैं, तो है इसमें कुछ चीज़ है। क्योंकि देखो सिख और सिंध आसपास ही, सॉरी सिख और अफगानिस्तान आसपास ही है। अब बहुत सारा जो राजा रणजीत सिंह का जो एरिया है वो अफगान हर समय क्लेम किया है। तो कम से कम इस ट्रीटी में ये भी बात था कि शाह शुजा जो क्लेम कर रहा था कि हमको ये एरिया मिलना चाहिए, सिख का भी वो एरिया जो क्लेम कर रहा था उसको वो कर दिया कि अब हम क्लेम नहीं करेंगे। इस ट्रीटी में ये भी बात था। तो रणजीत सिंह को लगा कि भाई सही है, बाद में कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा हमसे, हम साइन कर लेते हैं जो बात है। समझ पा रहे हो ना। हाँ, शुरू में ना रणजीत सिंह हिचकिचा रहा था इसको साइन करने में, बाद में रणजीत सिंह ने कर लिया, क्योंकि उस समय का जो सिचुएशन था उस हिसाब से रणजीत सिंह को करना पड़ा था 1838 का ट्रीटी। अब यहाँ पे देखो, इसमें वही देखो वहाँ पे लिखा गया है कि शाह शुजा गिव अप इट्स सॉवरेन राइट्स ओवर आमिर्स ऑफ सिंध इन रिटर्न फॉर अ लार्ज सम, यानी कि अब सिंध भी देखो, सिंध का भी इशू चल रहा है नीचे। सिंध में भी बहुत सारा एरिया को वो चाहता था कि मेरा एरिया बने, मेरा एरिया बने। पंजाब का भी रीजन, चलो पंजाब का भी अपना है, सिंध वाला भी एरिया, बहुत सारा एरिया बोल रहा था कि अफगान का एरिया है। तो कम से कम शाह शुजा ने ये प्रॉमिस किया कि जब हम थ्रोन पे जाएंगे तो बहुत सारा जो एरिया क्लेम किया जा रहा है कि सिंध का एरिया अफगानिस्तान होना चाहिए, वो एरिया को जो रिक्लेम कर रहे हैं अब हम क्लेम नहीं करेंगे। इसका मतलब ब्रिटिश को फायदा होगा इस चीज़ का, ब्रिटिश का फायदा होगा। देखो वही बोला, और उसके लिए ब्रिटिश क्या करेगा, कुछ पैसा दे देगा, कुछ ट्रिब्यूट दे देगा कि चलो ठीक है तुमको पैसा दे दिया जाएगा, तुम क्लेम मत करना सिंध वाला एरिया से। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या क्या हुआ इस ट्रीटी में, इस ट्रीटी में दोस्त मोहम्मद यदि हार जाता है तो शाह शुजा को राजगद्दी पे बैठाया जाएगा। दूसरा क्या कि जितने भी फॉरेन पॉलिसी चलाएगा शाह शुजा, वो ब्रिटिश और सिख को पूछ के चलाएगा, यानी कि राजा रणजीत सिंह से पूछ के चलाएगा, समझे, और ब्रिटिश से पूछ के चलाएगा। दूसरी बात है कि जो भी सिंध का जो भी एरिया शुरू से क्लेम कर रहा था, कौन, शाह शुजा, वो क्लेम नहीं करेगा, उसके लिए ब्रिटिश उसको पैसा भी दे देगा, समझे। और चौथा नंबर देखो, शाह शुजा रिकॉग्नाइज द सिख रूलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही तो हम बोल रहे थे कि जब महाराजा रणजीत सिंह का जो क्लेम है, महाराजा रणजीत सिंह बोले थे कि जो इंडस रिवर है उसका जो राइट बैंक में जो एरिया है वो मेरा है। कौन बोले थे? राजा रणजीत सिंह। तो कम से कम ये जो क्लेम है राजा रणजीत सिंह का, ये पूरा होना चाहिए, यानी कि अफगानिस्तान कम से कम इंडस के राइट साइड ना आए। जैसे कल हम लोग देखे थे ना कि जो पहला जो बैटल हुआ था सिख के साथ, वो सतलज इशू की वजह से हुआ था कि सतलज इशू राइट साइड ब्रिटिश रहेगा, लेफ्ट साइड तुम्हारा पंजाब किंगडम रहेगा। तो यहाँ पे भी यही इशू है कि रणजीत सिंह बोल रहे थे कि इंडस के जो राइट साइड है वो मेरा ट्रिब्यूटरी होना चाहिए, और इस चीज़ को लेकर बड़ा ही डिस्प्यूट था अफगान के बीच में। मगर शाह शुजा ने प्रॉमिस किया कि जब हम राजगद्दी पे आ जाएंगे तो इंडस का जो राइट वाला एरिया है जो रणजीत सिंह क्लेम कर रहे हैं, बिल्कुल आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। समझ में आया? तो देखो इससे ब्रिटिश को बहुत फायदा हो रहा था ना, और रणजीत सिंह को भी फायदा हो रहा था, क्योंकि बार बार यदि कांस्टेंट बैटल होता तो वीकिन हो जाएगा जी किंगडम। तो रणजीत सिंह का जो क्लेम है कि इंडस के राइट साइड में जो लैंड है, तो चलो अब रणजीत सिंह को ही मिलेगा यदि जीत जाता है तो बैटल में। और दूसरी बात क्या है कि सिंध के ऊपर जो क्लेम कर रहा है बहुत सारा एरिया, वो भी क्लेम नहीं करेगा, उसके लिए ब्रिटिश कुछ एरियर्स भी देने के लिए तैयार है, पेमेंट भी देने के तैयार है।
बात समझ गए ना, ये सभी चीज़ हुआ। अब देखो, अब यहाँ पे समझो, फर्स्ट एंग्लो अफगान, ये पूरा बैकग्राउंड है, समझे, ट्रीटी में क्या चीज़ था, अब कैसे बैटल होता है और कैसे ब्रिटिश जीतने के बाद भी हार जाता है। ब्रिटिश मैच जीता है वहाँ पे, जीतने के बाद भी हारा है वो, तो कैसे हारा है समझो बात को। हाँ, अफगानिस्तान, अब देखो आफ्टर ट्रिपटाइड ट्रीटी विड्रॉ, अब देखो क्या हुआ अफगानिस्तान में, दोस्त मोहम्मद रूल कर रहे हैं ना, तो एक टाइम आया कि ईरान का बहुत सारा ट्रूप्स था वहाँ पे, रसिया का बहुत सारा ट्रूप्स था अफगानिस्तान में, वो ट्रूप्स निकल के चला गया, वो ट्रूप्स निकल के चला गया, यानी कि पर्सिया का जो ट्रूप्स था अफगानिस्तान में, रसिया का जो ट्रूप्स था वो निकल के चला, क्योंकि ट्रूप्स रखेंगे तो पैसा ही लगेगा ना, इसलिए रसिया निकाल लिया और इधर तुम्हारा पर्सिया भी निकाल लिया। ब्रिटिश के लिए इससे बेस्ट मौका क्या हो सकता है कि ट्रूप्स निकल चुका है रसिया का, ट्रूप्स निकल चुका है पर्सिया का, तो क्या हुआ ब्रिटिश का जानते हो, ऐसे ही मैंने तुम लोगों को कहा है कि फॉरवर्ड पॉलिसी, ऑकलैंड का फॉरवर्ड पॉलिसी के हिसाब से क्या है कि या तो संधि कराओ उसको, और यदि संधि नहीं किया तो एनेक्स करो, ठीक है। तो देखो, तो ब्रिटिश वांट अहेड फॉरवर्ड पॉलिसी, फॉरवर्ड पॉलिसी के साथ आया, झड़प हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, वो एनेक्स करना चाहता है, तो यहाँ पे दोस्त मोहम्मद वर्सेस ब्रिटिश हो गया, और ब्रिटिश को साथ देने वाला इधर भी था, वो भी था, क्योंकि ट्रिपटाइड ट्रीटी में जानते हो बहुत समझौता हुआ है सिख के साथ भी और शाहशुजा के साथ भी। तो क्या हुआ फर्स्ट एंग्लो वार में, क्या हुआ कि इंटेंशन वाज टू इस्टेब्लिश परमानेंट बैरियर, कोशिश तो यही था कि बफर स्टेट बनाया जाए, परमानेंट बैरियर के रूप में अफगानिस्तान को खड़ा किया जाए ताकि रसिया का पैर नीचे नहीं आ सके भारत में। तो दोस्त मोहम्मद हार गया, जब दोस्त मोहम्मद हार गया तो वो सरेंडर कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश को जितना मुश्किल है बच्चे लोग, और जो रशियन फोर्सेस था, पर्शियन फोर्सेस था, वो भी तो निकल ही गया है, तो दोस्त मोहम्मद हार गया। जब दोस्त मोहम्मद हार जाएगा तो कौन राजा बनेगा अब, शाहशुजा, शाहशुजा बनेगा कि नहीं बनेगा, और यही तो साइन हुआ था उस ट्रिपटाइड ट्रीटी में, मगर देखो नीति को कुछ और मंजूर है। क्या हुआ, जैसे ही शाहशुजा को राजगद्दी पे बैठाया गया, वहाँ के जो लोग हैं, बासिंदे हैं, उसने रेबल कर दिया कि ये कैसे बन सकता है, दोस्त मोहम्मद ही ठीक था, अब पब्लिक से तो जीत नहीं पाओगे। और वहाँ इसलिए तो बोलते हैं वहाँ का पब्लिक ही अलग है, पब्लिक हाथ में हथियार लेके चल देगा मारने के लिए, कैसे जीतोगे उसको। वही पीपल ने रिवोल्ट किया, और जितने भी इंग्लिश ऑफिशियल्स थे, बहुत सारे लोग, सब इंग्लिश ऑफिसर लोग थे जो जीत के आए थे, बैठे हुए थे, सबको मार दिया पकड़ के। तो इंग्लिश को बहुत जल्दी छोड़ना पड़ा अफगानिस्तान। तो देख रहे हो ना, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार में ब्रिटिश जीतने के बाद भी हार गया। क्यों? क्योंकि लोग ही रेबेलियस हो गया, लोग बोले कि शाहशुजा नहीं होगा, ये अच्छा आदमी नहीं है, दोस्त मोहम्मद को ही रखो यहाँ पे। अब ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया, तो ब्रिटिश ऑफिसर को मार देगा तो ब्रिटिश भागेगा ना वहाँ से, और वो लड़ेगा, मगर जीत नहीं पाएगा। पब्लिक से कौन जीता है अभी तक, बताओ जरा, पब्लिक से आप जीत ही नहीं सकते हो। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? तो शाहशुजा जीतने के बाद भी हार गया, अब फिर कौन आएगा थ्रोन पे? दोस्त मोहम्मद। हाँ, आना, उसको लाना पड़ेगा उसको, और कोई उपाय ही नहीं है। तो इंग्लिश इवैक्यूएट हो गया, भाग गया वो। हाँ, ये अलग बात है स्टूडेंट, बाद में जाके देखो बहुत मुश्किल से फिर से लेटर मेड सेटलमेंट एंड रिकॉग्नाइज हिम एज ए इंडिपेंडेंट रूलर। बताओ, फिर दोस्त मोहम्मद को इंडिपेंडेंट रूलर बोल के ब्रिटिश को घोषित करना पड़ा, ब्रिटिश को ये चीज़ रिकॉग्नाइज करना पड़ा। और यही तुम्हारा ट्रीटी ऑफ पेशावर है 1855 में। 1855 में फिर ट्रीटी साइन हुआ, और फिर बाद में जाकर ब्रिटिश का डिप्लोमेटिक चैनल्स फिर ओपन हुआ है, क्योंकि बीच में तो बंद ही हो गया, बीच में बंद हो गया, ब्रिटिश ऑफिसर सब भाग गया वहाँ से, डर से जाना नहीं चाहेगा ब्रिटिश सब। मगर बाद में 1855 में फिर एक ट्रीटी साइन हुआ, जिसकी वजह से फिर ब्रिटिश का एनवॉय सब गया है, एम्बेसी बना है वहाँ पे। मगर एट द सेम टाइम दोस्त मोहम्मद ही क्या होगा? रूलर होगा, अमीर होगा, किसका? अफगानिस्तान का। तो बात समझे कैसे बैटल जीतने के बाद भी हारा है बैटल। आया समझ में ये चीज़ तुम लोग को? बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड सब है ये। आगे देखो, अब सेकेंड एंग्लो अफगान वार देखो, जो कि 1870। देखो इस बीच में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ पेशावर साइन हुआ ना जी। हाँ, ट्रीटी ऑफ पेशावर साइन कब हुआ था? 1855 में। अब देखो कुछ हुआ है, अब सेकेंड एंग्लो अफगान वार हुआ 1870 टू 1880। देखो 10 साल का वार चला है, बहुत लंबा वार है ये। अब इसमें क्या हुआ कि उस समय जो आमिर थे उसका नाम है शेर अली, ठीक है, आमिर जो थे शेर अली थे, समझ गए? हाँ, शेर अली है, शेर अली है ये। अब देखो सुनो बच्चे लोग, अब तुमको यहाँ समझना पड़ेगा। तो जो ऑकलैंड का जो पॉलिसी था, फॉरवर्ड पॉलिसी, वो तो गंदा पीटा ना, बहुत गंदे तरीके से पीटा है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो, समझना होगा अच्छे से।
तो जो इसका जो पॉलिसी है तो वो पिट गया एक तरह से। तो फिर जो नए जो गवर्नर जनरल आएंगे वो सोचेंगे कि नो अफ़गानिस्तान के साथ इस तरह का पॉलिसी ठीक नहीं है। तो जो भी ऑकलैंड का जो पॉलिसी था, फॉरवर्ड पॉलिसी, उसको रिवर्स कर दिया इसने नए गवर्नर जनरल ने। अब जो ब्रिटिश इंडिया का जो अप्रोच होगा अफ़गानिस्तान को लेकर बहुत सॉफ्ट होगा। क्या होगा कि एनेक्स नहीं किया जाएगा, चुपचाप शांति से काम करने का बात होगा उसमें। तो देखो ब्रिटिश का स्टैंड चेंज हुआ ना। देखो उसी का नतीजा ये है कि जब वहाँ पे राजा जब मरा, वहाँ का जब राजा मरा, जैसे होता है ना कि राजा रूल कर रहा है, जैसे दोस्त मोहम्मद हो गया और भी राजा लोग आए होंगे, जब मरा तो जो कैंडिडेट था, जो अपोजिट का जो कैंडिडेट था, उसको ब्रिटिश ने साथ नहीं दिया, क्योंकि ब्रिटिश सेम गलती नहीं करना चाहता था जो शाह शुजा के साथ गलती हुआ है। शाह शुजा को सपोर्ट किया क्योंकि बहुत पैसा नुकसान हो गया था। फर्स्ट एंग्लो जो अफगान वार में इंडिया का बहुत पैसा नुकसान हो गया था, ब्रिटिश इंडिया का। इसलिए सोचा कि ये फॉरवर्ड पॉलिसी ठीक नहीं है, पॉलिसी को चेंज करो। अब कोई भी सिविलियन वार होगा राजगद्दी की वजह से, तो जो अपोजिट कैंडिडेट है उसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। चुपचाप सिंध में आकर चुपचाप बैठा हुआ है, अब कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है ब्रिटिश। अब यहाँ पे देखो, शेर अली जब आमिर बना तो कुछ हुआ है, वो चाहता था दोस्ती दोनों के साथ हो। शेर अली जब आमिर बना, यानी कि अफगानिस्तान का रूलर बना, तो ये चाहता था कि दोस्ती रसिया के साथ भी हो और ब्रिटिश के साथ भी हो, समझे। मगर इसने क्या किया, इसने रसिया को इन्वॉय दे दिया। रसिया को बोला कि ठीक है आप एम्बेसी बना सकते हो। दोस्ती दोनों के साथ चाहता था, बात समझ रहे हो ना शेर अली। मगर शेर अली ने क्या किया कि रसिया को फेवर कर दिया, रसिया को इन्वॉय दे दिया, यानी कि वहाँ का आदमी, रसिया का जो एम्बेसडर है वो अफगानिस्तान में रुक सकता है। मगर ब्रिटिश का जो आदमी है वो एज ए इन्वॉय बन के अफगानिस्तान में नहीं रुक सकता है, तो मिर्ची लगेगा ब्रिटिश को। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत में, जो वॉइस रॉय थे, उसका नाम है लिट्टन, लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन का माथा खराब हुआ कि रसिया को क्यों फेवर किया है, जब ये दोस्ती दोनों के साथ करना चाहता था। तो ब्रिटिश रसिया को क्यों फेवर किया, रसिया को क्यों इन्वॉय रखने के लिए दिया, यानी कि वहाँ का एम्बेसडर को क्यों रखने के लिए दिया अफगानिस्तान में, और हमारा इन्वॉय को क्यों नहीं रखने दिया। तो गुस्सा आएगा लॉर्ड लिट्टन को। लॉर्ड लिट्टन सेकेंड एंग्लो अफगान वार कर देगा। तो जब सेकेंड एंग्लो वार हुआ तो शेर अली भाग गया डर से, और उसका जो बड़ा बेटा है यकूब खान के साथ ट्रीटी होगा, यानी कि ब्रिटिश जीत गया है इस युद्ध को भी। सेकेंड एंग्लो अफगान वार भी ब्रिटिश जीता है, समझ रहे हो बात को ना, ये जीता है, तभी तो ट्रीटी हो रहा है, दैट इज ट्रीटी ऑफ गंडामाक। हाँ, ट्रीटी ऑफ गंडामाक। देखो ट्रीटी ऑफ गंडामाक, और यांडबो बताए थे ना, यांडबो बर्मा के साथ, और ट्रीटी ऑफ गंडामाक किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। सेकेंड ट्रीटी है ये। तो इस ट्रीटी में कौन रहेगा स्टेक होल्डर, अफगानिस्तान की तरफ से कौन रहेगा, यकूब खान रहेगा। यकूब खान कौन है, शेर अली का बेटा है, क्योंकि शेर अली भाग गया डर से, वो फ्लैट कर गया, भाग गया वो। अब देखो इसमें क्या हुआ, तो ट्रीटी ऑफ गंडामाक में क्या डिसाइड हुआ, जो कि 1879 में हुआ है बच्चे लोग। इसमें डिसाइड ये हुआ कि जो फॉरेन पॉलिसी जो चलाएगा अफगानिस्तान, अफगान जो रूलर जो भी वहाँ पे बैठेगा, यही बैठना चाहिए, यकूब खान को ही बैठना चाहिए। कि जो भी, हालांकि यकूब खान को बैठने नहीं देता है, फिर रेबेलियन हो जाएगा वहाँ पे, बात समझो। तो जो भी थ्रोन पे बैठेगा, जो भी आमिर बनेगा, वो अपना जो फॉरेन पॉलिसी चलाएगा वो ब्रिटिश से पूछ के चलाएगा। समझ में आया क्या बोले, वो ब्रिटिश से पूछ के चलाएगा। साथ साथ एक परमानेंट ब्रिटिश रेसिडेंट भी होगा अफगानिस्तान के कैपिटल में, दैट इज़ काबुल में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि ब्रिटिश इंडिया आमिर को हेल्प करेगा यदि बाहर से कोई भी अटैक करने के लिए आए तो, समझे। ये भी कोई भी फॉरेन एग्रेशन हुआ, बाहर के लोग, जैसे मान लो कि रसिया ने अटैक कर दिया, मान लो कि पर्शिया ने अटैक कर दिया, कोई भी मान लो कि यूरोपियन पावर ने ही अटैक कर दिया, तो उस समय ब्रिटिश हेल्प करेगा अफगानिस्तान को बचाने में। तो ये तीन चीज़ विषय उसमें तय हुआ, समझ रहे हो ना बात को। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ये तुम्हारा ट्रीटी ऑफ गंडामाक में हुआ था, किसके साथ ट्रीटी हुआ, ये यकूब खान के साथ हुआ। यकूब खान कौन है, शेर अली का बड़ा बेटा है वो। बात समझ में आ रहा है ना। मगर वही बात है, फिर नीति को कुछ और पसंद है। देखते हो मैच जीतने के बाद हार जा रहा है, फर्स्ट में भी यही हुआ। अब देखो, देखते जाओ देखो। अब हाँ, बिल्कुल इसी का बात कर रहे थे, मैं इसी का चर्चा कर रहा था कि फॉरवर्ड पॉलिसी जो ऑकलैंड का था वो तो बहुत डेंजर था कि पहले ट्रीटी करवाओ, और ट्रीटी से नहीं हुआ तो हाँ एनेक्सेशन कर दो मिलिट्री लगा के। मगर ये जो है जॉन लॉरेंस से, देखो इनका टाइम पीरियड देखो, ये भी गवर्नर जनरल रहे हैं भारत में।
1864 से लेकर 69 चला है। ये जो पॉलिसी चला है उसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। अब इसका मतलब समझाता हूँ। एक क्या, जैसे ऑकलैंड ने कौन सा पॉलिसी चलाया, पॉलिसी ऑफ फॉरवर्ड। पूछता है सिविल सर्विस में, इसको मजाक मत समझो स्टूडेंट, इसको हल्के में मत लो। पूछ लेगा कि पॉलिसी ऑफ फॉरवर्ड पॉलिसी किस गवर्नर जनरल ने चलाया था, या यूपीएससी में नहीं पूछेगा, छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लेता है इस तरह का चीज़। तो तुमको याद होना चाहिए वो ऑकलैंड है, लॉर्ड ऑकलैंड है। अब देखो ठीक उस पॉलिसी को रिवर्स कर देगा ये गवर्नर जनरल, जिसका नाम जॉन लॉरेंस। हाँ याद आ ही गया होगा जॉन लॉरेंस और हेनरी लॉरेंस। तुम लोग को नहीं याद आया तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेना बुक, समझ में आ जाएगा सभी चीज़। कल बताए थे जॉन लॉरेंस का, हेनरी लॉरेंस क्या बना था, कमिश्नर बना था। हाँ ब्रदर्स, दोनों ब्रदर्स थे, एक गवर्नर जनरल बनकर बैठे हुए हैं, एक कमिश्नर बनकर बैठे हुए हैं, छोटा भाई। देखो एनीवे, तो पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। अब देखो मास्टर जो है वो इनएक्टिव हो गया, कहने का मतलब ये, मास्टर कौन है यहाँ पे, ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनएक्टिव हो जाएगा, वो एक्टिव ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इनएक्टिव का मतलब क्या है कि पीस एट द फ्रंटियर शुड नॉट बी डिस्टर्ब, यानी कि शांति जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए फ्रंटियर पे। वही नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर है वहाँ पे पीस बहाल होना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा क्या चीज़ है, देखो खास बात क्या बोला गया इसमें कि जो भी सिविल वॉर में दूसरा जो कैंडिडेट होगा, जैसे सास शुजा को मदद कर दिया था ना, अब उस तरह मदद नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल मदद नहीं दिया, कोई भी मदद नहीं देगी, कोई भी नो कैंडिडेट इन सिविल वॉर सॉट फॉरेन हेल्प, कोई फॉरेन हेल्प नहीं ले सकता है। अब ब्रिटिश भी नहीं देने वाला है। तभी तो मैंने कहा है कि सिर अली से पहले जो थ्रोन का जो बैटल हुआ है उसमें ब्रिटिश ने कोई टच नहीं किया उस चीज़ को, चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि सास शुजा वाला फिर एपिसोड ना हो जाए। देखो यही बोला कि ही एम्फसाइज ऑन, इसका पेड़ देखो, ही एम्फसाइज ऑन कल्टिवेटिंग द फ्रेंडशिप विद द एम्पायर ऑफ अफगानिस्तान रेदर दैन इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर। इंटरनल मैटर में नहीं पड़ेगा वो, अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है उस इशू में नहीं पढ़ना चाहेगा, बस जो भी राजा रहेगा वहाँ पे उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाएगा। अब ब्रिटिश इंडिया क्योंकि मुंह के बल गिरा है ना फर्स्ट एंग्लो वार में, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार में जब मुंह के बल गिरा है तो बुद्धि खुला है, इसलिए जो गवर्नर जनरल है वो नया पॉलिसी के साथ आए हैं। इसी पॉलिसी क्या बोलते हैं, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। जो मास्टर है वो इनएक्टिव हो जाएगा फ्रंटियर पे, शांत रहेगा वो। दूसरा देखो लिट्टन, मैं जानते हो लिट्टन बाबू, लिट्टन तो थोड़ा अलग चीज़ है ना, लिट्टन बताया था, लिट्टन ने भेजा है। हाँ लिट्टन देखो, यही लिट्टन था, समझे ना, ये बहुत कुछ किया है इस आदमी का। लिट्टन के बाद ही रिप्पन आए थे, जो पढ़ोगे आने वाले समय में। तो लिट्टन ने चला है पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। क्या होता है पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, तो पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व का मतलब है कि जो बाउंड्री है वो साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन हो, यानी कि ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा है और वो अफगानिस्तान का एरिया है, साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन होने को ही बोलते हैं हम लोग पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, ताकि जो अपना इन्फ्लुएंस हो अपने तक ही रहे, दूसरे पे ना पड़े। सही बात है, यदि मान लो कि इंडिया और चाइना का यदि बाउंड्री सही हो जाए तो ना ही इंडिया क्लेम करेगा ना ही चाइना क्लेम करेगा। तो ये चाहते थे अकॉर्डिंग टू लिट्टन कि बाउंड्री जो दो कंट्री के बीच में है, जैसे अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, वो क्या होना चाहिए, क्लियर और क्रिस्टल होना चाहिए, उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ना ही अफगानिस्तान इंडिया की तरफ आए और ना ही इंडिया अफगानिस्तान की तरफ जाए। इसी पॉलिसी को क्या बोलते हैं, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। तो हम 3 पॉलिसी देखे हैं जो अलग अलग गवर्नर जनरल लेके आए थे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। पहला क्या है, ऑकलैंड लेके आए पॉलिसी ऑफ फॉरवर्ड पॉलिसी, है ना, या हाँ फॉरवर्ड पॉलिसी कह सकते हो सिंपल। दूसरा देखो, दूसरा कौन है लेके आए हैं, जॉन लॉरेंस लेके आए हैं, इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, जहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सिविल वार में कोई भी कैंडिडेट उसको मदद नहीं देना है और शांति से रहना है फ्रंटियर पे। तीसरा कौन है, लिट्टन है, लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन ने क्या बोला कि जो फ्रंटियर होना चाहिए, जो बाउंड्री होना चाहिए वो क्लियर और क्रिस्टल होना चाहिए, बिना कोई कन्फ्यूजन का। समझ गए, ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, हाँ देखो समझ गए ना, फॉरवर्ड पॉलिसी कौन चला है, लॉर्ड ऑकलैंड। जॉन लॉरेंस देखो, टाइम पीरियड भी देखते चलो, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, और लॉर्ड लिट्टन देखो पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। आया समझ में बच्चे लोग, फिगर के साथ समझ में आया ना जी, फिगर देखते रहो बच्चे लोग, फिगर अच्छे से देखते रहो। अब देखो फॉरवर्ड पॉलिसी को देखो साइड में लिखा गया, रिवर्स कर दिया गया, फिगर में है ना रिवर्स, यस, जो भी फॉरवर्ड पॉलिसी में जो भी चीज़ था ठीक रिवर्स कर दिया गया तुम्हारा पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी में, समझ गए, ठीक रिवर्स किया गया है। आगे देखो, हाँ मगर ठीक है, फ्रंटियर 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 क्या होना चाहिए, यानी कि बाउंड्री क्या होनी चाहिए, क्लियर और क्रिस्टल होना चाहिए, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, ब्रिटिश इंडिया के बीच में। मगर इतना आसान तो नहीं था ये। देखो तो
जब अब्दुल रहमान अब्दुल रहमान जब रूल कर रहे थे अफ़गानिस्तान में, समझे, वहाँ के जो आमिर हैं, आमिर बन चुके थे, ये शेर अली आमिर था ना, तो इसी तरह ये भी आमिर थे। तो उसके टाइम में एक दुरंद लाइन बना है। वही दुरंद लाइन क्या है तुम्हारा, ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में एक बाउंड्री है। मैं वहाँ पे भी कन्फ्यूज़न था, समझे। वहाँ पे पहला बार जो प्रयास हुआ था वो इसी समय प्रयास हुआ था, एक दुरंद लाइन बना। अभी जान के तुम लोग हैरान तो नहीं होगे, मैं जान के तुम लोग को अच्छा लगेगा। यही दुरंद लाइन बाउंड्री है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। आया बुझने, आया समझ में क्या बोल रहे हैं। तो दुरंद लाइन ब्रिटिश इंडिया और उस समय के जो अफ़गान के जो आमिर थे, क्या नाम है, अब्दुल रहमान, इन्होंने मिलकर किया था कि दुरंद लाइन होगा आपका इधर का ब्रिटिश इंडिया, उधर का मेरा अफ़गानिस्तान, ठीक है। हाँ, मगर ये दुरंद लाइन अग्रीमेंट फेल कर गया। देखो फेल कर गया, क्यों फेल कर गया, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल अपराइजिंग हो गया। ट्राइबल लोग सब वहाँ पे लड़ना शुरू कर दिए। अब ट्राइबल लोग लड़ना शुरू कर देंगे, समझते हो ना, तो बाउंड्री तो खराब ही हो जाएगा। ट्राइबल लोग वहाँ के जो जनजाति लोग सब लड़ाई करना शुरू कर दिए। इंडिया में भी बहुत ट्राइबल अपराइजिंग हुआ, मुंडा हुआ, सन्यासी हुआ, दुनिया भर का हुआ कि नहीं हुआ इंडिया में। तो वहाँ पे भी अफगानिस्तान वाला जो रीजन है, दुरान लाइन वाला है, वहाँ पे ट्राइबल अपराइजिंग होना शुरू हो गया। तो कर्जन ने क्या किया, फाइनली कर्जन, वही कर्जन जिसने बंगाल को डिवाइड किया है 1905 में, वही लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन को श्रेय जाता है। देखो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि भाई क्या ये अफगानिस्तान वाला एरिया पे हम रखेंगे अपना ब्रिटिश ट्रूप्स, हमारा ब्रिटिश ट्रूप्स तो रोज ही मर रहा है। इससे बढ़िया ये है कि वहाँ का जो ट्राइबल ग्रुप है उसको ट्रेनिंग दे देते हैं, उसको खूब सिखाया। और उसको सिखाने के बाद ब्रिटिश इंडिया ने क्या किया, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, जो ब्रिटिश ट्रूप्स था उसको विड्रॉ कर दिया, वहाँ से निकाल दिया, और ट्राइबल को वो ट्रेनिंग दे दिया। बात देखी है, समझ गए ना। तो अब तुम देखो, अब ट्राइबल देखेगा, और वहाँ पे एक प्रोविंस क्रिएट कर दिया, उसी को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंदर आएगा, जस्ट लाइक यूनियन टेरिटरी। जैसे पंजाब को बना दिया ना कमिश्नर के रूप में, समझ रहे हो बात को, उसी तरह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को बना दिया। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश के लिए, टू सेफगार्ड द बाउंड्री को सेफगार्ड करने के लिए। आया समझ में, वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो देखो कर्जन, द वॉइसरॉय बिटवीन 1899 एंड 1905 फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन। यानी कि विड्रॉल का मतलब क्या कि वहाँ से निकल जाना है, अफगानिस्तान की बाउंड्री से निकल जाना है, ब्रिटिश ट्रूप्स को निकाल देना है, और जो ट्राइबल लोग हैं ट्राइबल को ही ट्रेनिंग देना है, ताकि ट्राइबल लोग ही वहाँ पे ट्रेन होकर वहाँ पर रहे और वो काम करें, मिलिट्री वाला काम करें, ठीक है। अच्छा, ये कोई नया चीज़ नहीं है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। मुजाहिदीन देखते हो ना, मुजाहिदीन ने जाकर अलकायदा सब बना है। कौन किया, ये रसिया पहले ट्रेन किया, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेन किया, और वही अलकायदा जाके पूरा यूनाइटेड स्टेट्स को उड़ा दिया बगैर के, ट्विन टावर को। तो शुरू से हिस्ट्री से रहा है ये। तो ट्राइबल को ट्रेनिंग दिया, दुनिया भर का वेपन सिखाया, वेपन सब दिया, ताकि बुद्धि आ सके, और कोई इधर से अटैक हो तो इधर से अटैक हो जाए। ब्रिटिश ट्रूप्स अपना निकाल लिया। जैसे देखो 1-1.5 साल पहले यूएस ने अपना ट्रूप्स निकाल लिया ना अफगानिस्तान से, तालिबान रूल कर रहा है ना अभी वहाँ पे। बिल्कुल हिस्ट्री कुछ ऐसा ही है, जो चीज़ पहले हुआ था सेम चीज़ अभी भी हुआ है वहाँ पे। हाँ, तो ट्राइबल को इनकरेज भी किया कि मेंटेन पीस, शांति बना के रखो, और इसलिए क्या किया लॉर्ड कर्जन ने, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बना दिया, जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहेगा, समझे। तो देखो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, ब्रिटिश इंडिया को फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ कि कर्जन का ये जो पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन, ये पॉलिसी के वजह से बहुत ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बहुत ही पीसफुल रहा है, समझे। जब से ब्रिटिश रहा 1905 से लेके 1847 तक रहेगा ना ब्रिटिश, तो वहाँ से कोई अटैक नहीं हुआ है। तो इसका क्रेडिट लॉर्ड कर्जन को ही जाता है कि बहुत ही पीसफुल बना दिया वो फ्रंटियर को, पीसफुल बना दिया उस जगह को जहाँ पे बहुत सारा हमला होता था। क्योंकि दुरंत लाइन भी तो एग्रीमेंट हुआ था, मगर दुरंत लाइन का क्या हुआ हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल अपराइजिंग हो गया। आगे देखो, तो अभी देखो 2 वार हो चुका है ना, और दोनों वार में तुमको लगा कि ब्रिटिश ने जीतने के बाद भी नहीं जीता ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश क्लियर नहीं जीत पाया वहाँ पे, हाँ नहीं हुआ। अब तीसरा वार देखो अब क्या हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार बच्चे लोग जानते हो, फर्स्ट वार में जानते हो ना कि ब्रिटिश रसिया सब एक साइड था, हाँ, अब फ्रांस दूसरे साइड था। बहुत बड़ा युद्ध चला है, 4 साल का युद्ध चला है फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो उस समय जो आमिर थे अफगान के, जो रूलर थे, उसका नाम था हबीबुल्ला। हबीबुल्ला रूल कर रहे थे। माँ हबीबुल्ला का क्या हुआ, मर्डर हो गया। एंटी ब्रिटिश फोर्स ने इसको मर्डर कर दिया। तो इसका बेटा आएगा अमनुल्ला, आएगा अमनुल्ला इसका बेटा है।
मैं ये बेटा को बहुत नफरत है ब्रिटिश के अगेंस्ट, समझे। और हम जानते हैं कि पहले जो ट्रीटी हुआ था उसमें ये नहीं बोला गया था कि फॉरेन पॉलिसी कौन चलाएगा, ब्रिटिश चलाएगा। सेकेंड एंग्लो अफगान वार हुआ तो उसके बाद ट्रीटी हुआ था ना कि फॉरेन पॉलिसी चलाएगा। तुमको लगता है कि अमानुल्लाह ब्रिटिश का बात मानने वाला है? वो ब्रिटिश के विरोध में वार कर दिया और उसी की वजह से थर्ड एंग्लो वार हुआ है, समझे। हबीबुल्ला जो था, जो जब सिंहासन पे थे तो किस तरह का पॉलिसी फॉलो कर रहे थे? नॉन इन्वॉल्वमेंट, यानी कि ना ही हम फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ ना जी, तो सब देखो जब कभी भी बड़ा वार होता है, दुनिया का वार होता है, तो पूछा जाता है कंट्री से कि आप इस साइड हो कि आप उस साइड हो। तो जो हबीबुल्ला था वो बोला ना ही हम ब्रिटिश साइड रहेंगे ना ही हम फ्रांस के साइड रहेंगे, हम न्यूट्रल रहना चाहेंगे। जैसे इंडिया ने भी तो यही किया कि कोल्ड वार जब हुआ तो इंडिया ही बोला ना कि हम नॉन अलाइनमेंट के साथ रहेंगे, यानी कि ना यूएसएसआर ब्लॉक में रहेंगे ना ही हम यूएसए के ब्लॉक में रहेंगे, ना ही हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ रहेंगे ना ही हम सोशलिस्ट ब्लॉक के साथ रहेंगे। आया समझ में? मैं जोड़ रहा हूँ चीज़ों को, बात समझो। तो हबीबुल्ला किसी भी पावर के साथ नहीं जुड़ा, वो अब न्यूट्रल रहा। वो उसको मार दिया गया एंटी ब्रिटिश फोर्स के द्वारा। तो अब उसका बेटा जो आएगा अमानुल्लाह, ये क्या करेगा? ब्रिटिश के अगेंस्ट विरोध कर देगा और इससे तुम्हारा थर्ड एंग्लो वार हो गया, थर्ड एंग्लो अफगान वार हो जाता है। फिर बाद में देखो पीस, देखो 1919 में, इसलिए बोले ना वर्ल्ड वार के बीच में हो रहा है, देखो वर्ल्ड वार के जस्ट बाद में हुआ है ये। तो फिर पीस साइन हुआ है 1921 में, जहाँ पे देखो अफगानिस्तान ने अपना फॉरेन पॉलिसी को फिर से रिकवर किया है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी तो ब्रिटिश ही चला रहा था, तो अब रिकवर किया। देखो अब कुछ नहीं मिला ना अफगानिस्तान से, कुछ मिला ब्रिटिश को? कुछ नहीं मिला है, ना ही फर्स्ट वार में ठीक से मिला, सेकेंड वार में जो भी मिला था थर्ड वार में वो भी खत्म हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि बैटल जीतने के बाद भी, अफगानिस्तान का बैटल जीतने के बाद भी हारा है ब्रिटिश इंडिया, समझ रहे हो ना। हाँ, लॉर्ड कर्जन को क्रेडिट जाता है इसके लिए कि फ्रंटियर को शांत कर दिए वो और एक प्रोविंस बना के, और वहाँ पे ट्राइबल को इतना ट्रेन कर दिए कि उधर से कुछ भी होगा देख लेगा ये, समझ गए। अब देखो ये शख्सियत दोस्त मोहम्मद था, शाह शुजा आया, शाह शुजा हटा के फिर पब्लिक ने दोस्त मोहम्मद को ही डाल दिया। फिर उसके बाद शेर अली का बात किए थे, शेर अली दोनों के साथ दोस्ती करना चाहता था, रसिया को इन्वॉय उसको मदद किया, ब्रिटिश को नहीं किया, लिटन घुसा गया, ठीक है। यकूब खान, देखो शेर अली भाग गया ना, उसका बेटा यकूब खान के साथ तुम्हारा वो गंडामक वाला ट्रीटी साइन हुआ, याद है ना, पीस ट्रीटी साइन हुआ। उसका देखो अब्दुल रहमान आए सिंहासन पे, उसका तो हबीबुल्ला फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, उसके बाद तुम्हारा अमानुल्लाह जिसने ब्रिटिश के अगेंस्ट चैलेंज किया है। देखते हो शख्सियत सब, ये सब आदमी सब आमिर सब है, सिख रूलर सब है ये, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान रिलेशन मैं बता चुका हूँ, इसको पढ़ लेना अच्छे से, सब समझ में आ जाएगा। एंग्लो अफगान रिलेशन जो पहले बताएं वही सब चीज़ है। देखो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार कैसे हुआ है सब कुछ दिया गया है, हम बता चुके हैं, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आराम से। सेकेंड एंग्लो वार जो हुआ था, ट्रीटी ऑफ गंडामक हुआ था, क्या क्या हुआ था उसमें सब हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड द अफगानिस्तान इशू, ठीक है। वही चीज़ बताया गया है जो हम बता चुके हैं, दुनिया भर का चीज़ पढ़ लोगे एक ही बार सब समझ में आ जाएगा। तो बर्मा कंप्लीटेड है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बन चुका है ना, बन चुका है। अफगानिस्तान भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थोड़ा नेपाल के साथ देखते हैं, क्योंकि नेपाल का हिस्ट्री समझोगे तब फिर सिक्किम को समझ पाओगे, तराई रीजन को जान पाओगे कि आखिर तराई रीजन भारत का हिस्सा कैसे बना, समझे। देखो यहाँ पे देखो तो क्या हुआ, देखो 1760s जो नेपाल वाला जो एरिया है, नेपाल वाला जो एरिया है कौन कंट्रोल करके रखा था? गोरखास लोग। गोरखा जानते हो, बहुत ही पावरफुल लोग सब होते हैं, बहुत ही दमदार लोग सब होते हैं गोरखास लोग। तो गोरखास नेपाल को 1760 से ही कंट्रोल करके रखा था, और ये भी अपना टेरिटरी को एक्सपांड करना चाह रहा था गोरखास लोग। बट जानते हो कि वो चाइना की तरफ तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे क्या है, माउंटेन है। तो माउंटेन का एरिया आप लेके भी क्या करोगे, आपको कोई फायदा तो होगा नहीं। इसलिए वो उधर नॉर्थ में नहीं जा सकता, यानी कि चाइना की तरफ नहीं जा सकता, तिब्बत की तरफ नहीं जा सकता। तो कहाँ आएगा वो इंडिया की तरफ आएगा, साउथ डायरेक्शन में आएगा, नीचे वाला इलाका में आएगा जो कि यूपी के साथ शेयर करता है बाउंड्री, समझ पा रहे हो ना। हाँ, हम ये भी जानते हैं कि नीचे कौन है हीरो, ब्रिटिश। तो आमना सामना होगा ना, अब ब्रिटिश के साथ आमना सामना होगा तो जीत पाएगा क्या? कोई नहीं जीत पाएगा। देखो क्या हुआ 1801 में जब इंग्लिश ने गोरखपुर को कैप्चर किया, गोरखपुर, हाँ, जहाँ से योगी जी आते हैं, जब गोरखपुर को कैप्चर किया तो आमना सामना किसका हुआ? गोरखा और ब्रिटिश का, क्योंकि गोरखपुर बहुत नज़दीक है। देखो तो नेपाल के बहुत नज़दीक है ना। जब वहाँ तक यदि ब्रिटिश पहुँच जाएगा 1801 में, 1801 का बात है,
तो जब वहाँ तक गोरखपुर कैप्चर कर लिया ब्रिटिश ने, तो नेपाल भी देखो कितना नज़दीक है, तो बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट हो जाएगा। देखो वही बोला कि ब्रिटिश बाउंड्री कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गोरखास बाउंड्री, तो बैटल होगा ना दोनों के बीच में। और इतना ही नहीं स्टूडेंट, गोरखास ने कुछ एरिया ब्रिटिश का भी एरिया को ऑक्युपाई कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। जब गोरखास ब्रिटिश का कैप्चर करेगा तो दोनों में झगड़ा होगा ना, देखो वही झगड़ा हुआ, तो दोनों का झगड़ा हुआ। उसके बाद देखो ट्रीटी भी साइन हुआ है, तो यहाँ पे देखो उसी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सगौली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। देखो ये द कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड हस्टिंग्स। लॉर्ड हस्टिंग जब भारत में गवर्नर जनरल थे तो उस समय हुआ था, क्योंकि गोरखास भी क्या किए कि कुछ ब्रिटिश टेरिटरी को कैप्चर कर लिया। बाद में क्या हुआ, लड़ाई हुआ तो जीता है ब्रिटिश, और ट्रीटी ऑफ सगौली के साथ है ना, सगौली जो साइन हुआ उसमें फ़ायदा किसको हुआ, ब्रिटिश को हुआ। कैसे ब्रिटिश को फ़ायदा हुआ, तो नेक्स्ट पेज में देखो। कभी नेपाल का सभी इलाका हुआ करता था ये, समझे। अब देखो तुम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हो गया, इंडिया को मिल गया ना फ्री में। सिक्किम जो कि नेपाल का हिस्सा हुआ करता था, सिक्किम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। हालांकि भारत में 1975 में सिक्किम हिस्सा बना है, बात समझ रहे हो ना। और नीचे का जो तराई रीजन देखो, तराई रीजन जहाँ से ब्रिटिश इंडिया का बाउंड्री लगेगा, वो तराई रीजन भी इंडिया का हिस्सा बन जाएगा, ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। तो आज तुम लोग देखते हो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नहीं लगता है हिमालय से वो नेपाल के अंदर था, वो ब्रिटिश इंडिया को मिला और इंडिया को गिफ्ट में मिल गया 1947 में। समझ पा रहे हो ना। देखो यहाँ पे तो ट्रीटी ऑफ सगौली में क्या बात हुआ, नेपाल ने एक्सेप्ट किया, ठीक है ब्रिटिश रेसिडेंट नेपाल में रहेगा, काठमांडू जो भी कैपिटल उस समय रहा होगा, नंबर 1। और दूसरी बात है कि नेपाल ने कुछ एरिया देना पड़ा, जैसे गढ़वाल रीजन चला गया। देखो गढ़वाल रीजन देखो वहाँ पे, गढ़वाल रीजन हिमाचल प्रदेश वाला रीजन, गढ़वाल रीजन चला गया। और जो बार बार वो क्लेम कर रहा था कि तेराई रीजन मेरा है, तेराई रीजन मेरा है, नीचे वाला जो प्लेन एरिया है, वो क्लेम छोड़ना पड़ा नेपाल को, और वो किसका रीजन हो गया, ब्रिटिश का हो गया। कोई भी डिस्प्यूट नहीं। अब नेपाल को सिक्किम से भी हाथ धोना पड़ा, क्योंकि सिक्किम का जो कल्चर और नेपाल के कल्चर में कोई ज़्यादा अंतर ही नहीं है, उसी का एक्सटेंशन है वो, बात समझे। तो नेपाल निकल गया, नेपाल बोले सिक्किम निकल गया नेपाल से, और एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। और वहाँ पे मोनार्क छोगल राजा सब रूल कर रहे थे उसको। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि चलो ब्रिटिश ने तो प्लेन को तो कैप्चर किया ही किया, अब वो हिमालय पे भी चढ़ गया, है ना, वहाँ तक कंट्रोल हो गया ना। अब देखते हो उसके बाद हिल स्टेशन मिला है, तो शिमला, मैसूरी, नैनीताल सब उसके अंदर आ गया। मस्ती से अपना स्टेशन बनाया, मस्ती से घर बनाया, वहीं पे रहता था जनरल सब, वहीं मीटिंग होता। शिमला में मीटिंग हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उससे बढ़िया जगह है ही नहीं रहने के लिए इंडिया में हिमालय रीजन सबसे बेस्ट है रहने के लिए। अभी चलो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम हो गया, फिर भी बेटर है। तो जितने भी देखो बड़े बड़े जो गवर्नर जनरल सब थे, अपना घर बना के वहाँ पर रहते थे, समझ गए। देखो शिमला आ गया, मैसूरी आ गया, नैनीताल आ गया। और देखो उसके बाद देखो जैसे सिख किंगडम हारा, उसके बाद भी जो आर्मी था बहुत लॉयल रहा ना ब्रिटिश को लेके, तो गोरखास भी भले ही हार गया युद्ध, मगर गोरखास हमेशा लॉयल रहा है। इनफैक्ट मैंने पिछले क्लास में भी तुम लोगों को बताया था कि सिख रेजिमेंट हो चाहे गोरखास रेजिमेंट हो, दोनों ने हमेशा साथ दिया है ब्रिटिश को, समझे। इनफैक्ट अभी तिब्बत का जो एक्सपीडिशन होगा, तिब्बत में भी जो भेजा जाएगा वो गोरखा को ही भेजा जाएगा, ब्रिटिश गोरखा को ही भेजेगा, बात समझ पा रहे हो ना। तो गोरखास बिकेम लॉयल टू द ब्रिटिश, और थ्रू आउट हिस्ट्री अभी भी देखो गोरखास बहुत लॉयल है। अभी भी देखो लंदन में गोरखास फोर्स सब जाते हैं काम करने के लिए ब्रिटिश के लिए। तो गोरखास ज्वाइन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन लार्ज नंबर। समझ गए ना, नेपाल का चैप्टर क्लोज, समझ गए। अब थोड़ा लासा का भी देखते हैं, यानी कि तिब्बत का भी थोड़ा देखते हैं कि तिब्बत में क्या हुआ है, तिब्बत के साथ क्या रिलेशन था, समझ गए। देखो यहाँ पे अच्छा तिब्बत बोल रहे, सॉरी, तिब्बत से पहले भूटान का देखते हैं, तब इसके बाद हम लोग तिब्बत देखेंगे। भूटान का देखो, भूटान भी अभी है कि नहीं, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है अभी भूटान। मैं जानते हो कि भूटान बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, है ना। देखो आसाम के साथ कितना बाउंड्री लगा हुआ है, बगल में अरुणाचल प्रदेश भी है। तो यहाँ पे देखो, तो भूटान के साथ क्यों लड़ना पड़ा युद्ध ब्रिटिश को, तो देखो जो भूटानीज लोग थे, वहाँ के लोग थे, वो बार बार वो पासेस पे, यानी कि आसाम एरिया और वो बहुत सटा हुआ एरिया है, जो पासेस होगा यानी कि जाने वाला जो रास्ता होगा, वहाँ बार बार वो अटैक करता था और लूट लेता था इंग्लिश ऑफिसर सबको। आसाम वाला एरिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए, वहाँ तो टी ट्रेड हो रहा है, दुनिया भर का ट्रेड हो रहा है, तभी तो म्यांमार के साथ लड़ा गया युद्ध, क्योंकि वो आसाम वाला एरिया को बचाना चाहता है। आसाम वाला एरिया उस समय बंगाल का ही रीजन था, बाद में आसाम को एक अलग कमिश्नर बना दिया गया,
एक अलग से यूटी बना दिया गया, वो बात का विषय है। आसाम बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ब्रिटिश का, और यदि आसाम से लोग गुजर रहा है, ब्रिटिश मर्चेंट लोग गुजर रहा है और बार बार यदि रेड कर रहा है भूटानीज लोग, पसंद आएगा ब्रिटिश को? देखो, तो भूटानीज लोग बार बार रेड कर रहा था उस पासेस को, जो कि आसाम के साथ बाउंड्री लगता है वहाँ पे, और जो इंग्लिश इनवॉय जो वहाँ पे थे, इंग्लिश एम्बेसी लोग थे, उसके साथ बैड ट्रीटमेंट हो रहा था। हाँ, भूटानीज देखो, भूटानीज किंग ने एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ब्रिटिश के ऊपर वो कर दिया, पसंद नहीं आया, बोला ये छोटपुटा, ये इतना जो जीते हम, बताओ ये छोटपुटा हमको ये कर रहा है। क्या किया बाद में? गुस्से से गया, ब्रिटिश ऑक्युपाइड आसाम। देखो आप समझो ब्रिटिश ने कब, अच्छा ये हो गया ना, उससे पहले ये भी तुम लोग को समझना चाहिए कि आसाम को कब कैप्चर किया, क्योंकि आसाम तो अहोम किंगडम लेके चल रहा था आसाम को। अहोम किंगडम का एक अलग शासन था आसाम में, वही अहोम किंगडम जिसने औरंगजेब को भी हरा दिया था। तो शुरू से आसाम तो रहा है अहोम किंगडम के अंदर। मगर ब्रिटिश पहले आसाम को कैसे लिया वो देखते हैं, और जब आसाम को लिया तो फिर भूटान का कन्फ्लिक्ट होगा वहाँ पे पासेस में। तो ब्रिटिश आसाम में आया 1816 में। जब ब्रिटिश आसाम में आया तो जाहिर सी बात है भूटान के कॉन्टैक्ट में आ ही जाएगा, है ना, तो वो ले लिया। इन रिटर्न लॉर्ड जॉन लॉरेंस एंड द गवर्नर जनरल एनेक्स द पासेस। उसके बाद देखो भूटानीज लोग जो कर रहा था, उसके बाद क्या किया, गवर्नर जनरल उस समय जो थे ये लॉर्ड जॉन लॉरेंस, उन्होंने सब पासेस को कैप्चर कर लिया और फोर्स भूटान को बोला कि भाई तुम ये पासेस सब जो फालतू का लोग आते हो, तुम लोग हमला करते हो, ये सब वो करो, सरेंडर करो, ठीक है, अब कोई बात नहीं है, तुम पैसा के लिए ही आता है, ठीक है, तुमको एनुअल सब्सिडी दे दिया जाएगा, जाओ बात खत्म करो। हाँ, मैं भूटान को कैप्चर नहीं किया। कहो क्यों नहीं कैप्चर किया? बफर स्टेट बनाने के लिए। उधर से नहीं चाहता है कि तिब्बत और चाइना का कुछ हो, और वो एरिया करके करेगा भी क्या? एरिया वही, बच्चे लोग, एरिया वही कैप्चर किया आता है जो प्रोडक्टिव हो। बात समझे? टूरिज्म के लिए तो मिल ही जाएगा बाद में उसको नैनीताल से। बात समझ रहे हो? भूटान कैप्चर नहीं किया, बस इसने इतना बोला, भूटान किंग से बोला कि जो भी आपका आदमी लोग जाकर पासेस करता है, वो पासेस आपका नहीं है, वो हटाइए, सरेंडर करो हमको, अब कोई बात नहीं, हम तुमको एनुअल सब्सिडी दे देंगे उसके लिए। हो गया, बात हो गया ख़त्म, ठीक है। तो वार देखो, वही वार देखो, सिंचुला वाला वार हुआ है ना, सिंचुला वाला वार हुआ 1865 का। तो उसके बाद देखो पीस एंड फ्रेंडशिप है वो, और उसका फॉरेन पॉलिसी भी, भूटान का फॉरेन पॉलिसी भी ब्रिटिश ही चलाना शुरू कर दिया। मगर भूटान को कैप्चर नहीं किया है, समझे ना, भूटान कैप्चर नहीं किया है। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को क्या स्थिति था इसका। तो ये कंप्लीट हो गया। देखो बर्मा आ चुका है ना, भूटान भी पढ़ लिए हैं, अफगानिस्तान भी हो चुका है, नेपाल भी हो चुका है, बचा क्या है? तिब्बत। तिब्बत का समझो, तिब्बत का बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो यहाँ पे समझो बच्चे लोग, यदि तुम चाइना का हिस्ट्री पढ़ोगे, तिब्बत का हिस्ट्री पढ़ोगे, तो चाइना बहुत दिन से ही क्लेम करता है तिब्बत को, नया चीज़ नहीं है, बहुत दिन से ही, समझे। तो वही बोला कि तिब्बत के ऊपर चाइना का सुजेनिटी शुरू से ही रहा है, मतलब सुप्रीमेसी, यानी कि तिब्बत एक ऑटोनोमस एरिया रहा है चाइना के अंदर, समझे। चाइना में यानी कि तिब्बत में भी रूल चल रहा है, मगर किसके कंट्रोल के अंदर है? चाइना के अंदर है। अब तुम खुद सोचो कि यदि चाइना का जो मोनार्क हो, उसमें मोनार्की सिस्टम ही चलता था, यदि चाइना का मोनार्क यदि वीक हो जाए तो फायदा होगा ब्रिटिश को। यानी कि शुरू से तिब्बत को कैप्चर करके चल रहा है चाइना, मतलब सॉवरेनिटी है, कैप्चर भी नहीं बोलेंगे, वो चल रहा है, मगर उसके कंट्रोल में है, वो चला रहा है। मगर जब यहाँ का जो रूलर है, चाइना का जब रूलर कमज़ोर पड़ जाएगा, या बहुत इंपॉर्टेंट जो रूलर है उसका डेथ हो जाएगा, तो ब्रिटिश इंडिया को फायदा मिलेगा ना, कि चलो तिब्बत में भी चलते हैं देखने के लिए, वहाँ पे भी अपना कमर्शियल ट्रेड बढ़ाते हैं हम लोग। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। तो तिब्बत में बुद्धिस्ट मॉन्क रूल कर रहे थे, ठीक है, जिसको दलाई लामा, पंचल लामा सब कहा जाता है। देखो द ब्रिटिश स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन तिब्बत। आखिर क्या कारण है कि ब्रिटिश तिब्बत तक जाना चाह रहा था? ब्रिटिश को इंटरेस्ट क्यों था तिब्बत में? तो इसका रीजन देखो, इकोनॉमिकली ब्रिटिश वांटेड टू डेवलप इंडो तिब्बतन ट्रेड एंड पॉलिटिकली सेफगार्ड द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स। देखो दो रीजन इसमें दिया गया है। इकोनॉमिकली वो चाहता था कि अब तिब्बत के साथ भी ट्रेड किया जाए, नमवा। और दूसरी बात है, जैसे यहाँ पे बच्चे लोग देख रहे हो ना तुम लोग, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को बनाया गया नॉर्थ वेस्ट एरिया को सेफगार्ड करने के लिए। तो सिमिलरली जो नॉर्दर्न पार्ट है ऊपर का, उसको सेफगार्ड करने के लिए ज़रूरी है कि तिब्बत में जाए, अदरवाइज वहाँ चाइना अटैक कर देगा तो फिर। आज चाइना देखो, चाइना से डर नहीं था, रसिया से ही डर था ऊपर भी, क्योंकि चाइना उतना पावरफुल नहीं है उस समय। चाइना तो अभी हाल फिलहाल में पावरफुल हुआ है। तो इकोनॉमिकली चाहता था ट्रेड करना, और दूसरा चाहता था कि उसको भी क्या बनाए, बफर जोन तरह क्रिएट कर दे, ताकि उधर से अटैक ना हो सके, समझे ना। पॉलिटिकली चाहता था कि अपने नॉर्दर्न फ्रंटियर को बचा के चले। दूसरी बात देखो, चाइनीज सुजेनिटी,
वो वीक हो जाता है, इनएफेक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो मंचू मोनार्की थे, ठीक है, उसके वो डिक्लाइन कर गया। उसके बाद कोई रूलर खास नहीं आया। जब रूलर खास नहीं आया तो बहुत ही आसान मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट बन गया कि आराम से ब्रिटिश जाके वहाँ पे कर सकता है एक्सपीडिशन, क्योंकि जो मंचू जो मोनार्की था वो वीक पड़ गया, उसका सक्सेसर सब बहुत कमज़ोर हो गया है। तो जो सॉवरेनिटी जो पहले से क्लेम कर रहा था कि चाइना कि तिब्बत मेरा है, मेरा, वो कम हो जाएगा ना, अब उसका फ़ायदा उठाता है ब्रिटिश इंडिया। और देखो तीसरा तो मेन रीज़न है कि रशियन प्रेजेंस बहुत बढ़ रहा था इस जगह पे। कहा जाता है कि रशिया लोग वेपन्स भी दे रहा था, तो रशिया को इधर से भी घेरना चाहता है, इधर से भी घेरना चाहता है। अभी देखे थे ना अफगानिस्तान क्यों गया, सिंध क्यों गया, रशिया का वैसे ही गया था वो। सिमिलरली ऊपर रशिया से बहुत ज़्यादा कंट्रोल होने का चांस था, आर्म्स इम्यूनेशन सब बहुत ज़्यादा तिब्बत रीजन में आ रहा था। देखो तो लॉर्ड कर्जन उसी वही आदमी जिसने दुरंत लाइन को मजबूत किया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को बनाया है, समझे। तो इस आदमी ने एक मिलिट्री एक्सपीडिशन भेजा, किसके अंदर, योंग्स हस्बैंड के अंदर। और जो मिलिट्री जो लोग गए थे वो और कोई नहीं, गोरखा ही गए थे, समझे, गोरखा रेजिमेंट ही गया था इसके अंदर। देखो बेचारा टिबेटन लोग सब, बेचारे मोनार्क लोग सब होते, मोनार्क बोले सब, ये मॉन्क लोग सब होते हैं, वो क्या लड़ाई करेंगे, वो हथियार से लड़ेंगे नहीं ज़्यादा। वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किए, कुछ नहीं हुआ उसका, हार गया बैटल, ठीक है। तो वही बोला कि अनआर्म टिबेटन जो फॉट किया, ब्रेवली फाइट किया, मैं फेल कर गया, कहाँ जीतेगा, जीत ही नहीं पाएगा। देखो यहाँ पे तो क्या होगा इसका रिजल्ट, ट्रीटी ऑफ लासा। लासा मतलब कैपिटल, तिब्बत का कैपिटल। लासा से आता है ना बेचने के लिए सामान सब, हाँ बिल्कुल। देखो तिब्बत चूंकि हार चुका, अब देखो टिबेटन कैसे जीतेगा बताओ ना, उसको बेचारा हाथ से लड़ रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, नॉन वायलेंट उसका तरीका है, वायलेंट भी है तो बहुत ईजी है, उसमें उसके पास उतना आर्म्स और एम्यूनिशंस नहीं है। हाथ से लड़ पाओगे क्या ब्रिटिश को, कभी नहीं लड़ पाओगे। तो समझ पा रहे हो ना। तो वार ट्रीटी ऑफ लासा, तिब्बत को 75 लाख रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, वार कंपनसेशन 75 लाख उस समय बहुत ज़्यादा होता है ना। और इतना ही नहीं, जो सिक्किम का जो फ्रंटियर है उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। देखो सिक्किम बच गया ना, इस तरह सिक्किम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया ना, नेपाल से भी निकला, तिब्बत के नज़दीक है सिक्किम का जो हाई पीक जाओगे तो तिब्बत से बहुत नज़दीक है वो, यानी कि अभी कह सकते हो चाइना से बहुत नज़दीक है वो, समझ गए ना। हाँ, वहाँ पे नाथुला पास है कि नहीं है, बहुत नज़दीक है। देखो तो तिब्बत को जो सिक्किम का बाउंड्री है उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। और तिब्बतन अग्री नॉट टू एडमिट, हाँ कोई भी फॉरेन पावर वहाँ पे उसको वो नहीं कर सकता, इन्वॉय नहीं दे सकता उसको भी। एंड तिब्बत वुड नॉट ग्रांट एनी कंसेशन, कोई भी चाहे रेलवे हो, रोड हो, टेलीग्राम हो, किसी भी दूसरे स्टेट को नहीं बोल सकता कि आप इस पर काम करो। जैसे होता है ना कि कोई यूरोपियन पावर आया वहाँ चला गया तो बोला कि आप नहीं कर सकते ट्रीटी के हिसाब से। बट ब्रिटिश ने कुछ फॉरेन पॉलिसी अपने अंदर रख लिया कि ब्रिटिश ही तय करेगा उसका फॉरेन अफेयर्स भी तिब्बत का। देख रहे हो ब्रिटिश क्या बहुत चालाकी कर रहा है ना, भूटान के साथ भी किया है ना, भूटान के साथ भी किया, तिब्बत के साथ भी किया। अब देखो एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना हुआ है जिसमें कहते हैं ना कि फ़ायदा किसी और को पहुंच गया, 1907 का कन्वेंशन। अब देखो रसिया ऊपर से देख रहा है ना, ऊपर से कि कर क्या रहा है ब्रिटिश, इधर से तो हमको ब्लॉक किया, इधर से भी ब्लॉक कर रहा है। तब रसिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक साइन हुआ है कन्वेंशन 1907 में। और उसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि टू ग्रेट पावर्स वुड नॉट नेगोशिएट विथ तिब्बत, यानी कि ना रसिया नेगोशिएट करेगा तिब्बत के साथ और ना ही ब्रिटिश करेगा नेगोशिएट। वो समझ रहे, दोनों नेगोशिएट नहीं कर सकता है। वो तभी कर सकता है जब चाइना बीच में मीडिएटर हो। देखो चाइना को फ़ायदा मिल गया यहाँ पे, यानी कि ब्रिटिश इंडिया को कोई समझौता करना है तिब्बत के साथ तो ऐसे नहीं कर सकता है। यदि रसिया को करना है तो ऐसे नहीं कर सकता, वहाँ पे चाइना का परमिशन चाहिए। अब देखो चाइना कहीं सीन पे नहीं था, चाइना पावरफुल नहीं था। देखो बोलते हैं ना कि हो रहा है फ़ायदा किसको हो गया, पहुँच गया चाइना को। तो ये चाइना बार बार ट्रीटी दिखाएगा अभी तुमको कि देखो 1907 में चाइना का बात है वहाँ पे, समझ पा रहे हो ना। देखो क्या लिखा गया है, लेटर एंग्लो रशियन कन्वेंशन ऑफ 1907 was signed as per which it was agreed that two great powers would not negotiate with Tibet except through the mediation of the Chinese government। यानी कि दोनों पावर को यदि तिब्बत के साथ आना है तो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ ही आ सकता है, बिना चाइनीज़ गवर्नमेंट के एब्सेंस में नहीं हो सकता है नेगोशिएशन। तो बोलते हैं ना फ़ायदा हो गया चाइनीज़ को 1907 का ये कन्वेंशन से। समझ गए स्टूडेंट, तो कंप्लीट कर दिए ना कैसे तिब्बत में क्या क्या हुआ, कैसे लासा तक गया वो, कैसे यंग हस्बैंड गए वहाँ पे लड़ने के लिए गोरखा को लेके, है ना, जीत गए मैच। उसके बाद देखो फॉरेन पॉलिसी अपने हाथ में रख लिया, 1907 का जो चीज़ आया है वो फिर पलट दिया
कि कुछ भी चीज़ होगा उसके लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट वहाँ पे रहेगा। चाइनीज़ गवर्नमेंट यदि नो बोलता है तो नो होगा, यस बोलता है तो यस होगा। कंप्लीट कर दिए सब। कैसे ब्रिटिश इंडिया का रिलेशन रहा आसपास का। चलो देखो, वी हैव कंप्लीटेड बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख, है ना, उसके बाद और भी सब जोड़ दो, सिंध सभी जोड़ दो। अब समझेंगे, चलो ये तो वार और कन्क्वेस्ट से बहुत सारा एरिया लिया। हम जानते हैं कि ब्रिटिश के पास और भी टेक्निक्स था, रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। चलो पहले देखते हैं रिंग फेंस पॉलिसी। ये रिंग फेंस पॉलिसी क्या है? देखो बच्चे लोग फिगर देखो, फिगर में सब कुछ समझ में आए। जैसे ब्रिटिश इंडिया बीच में है, तो यदि ब्रिटिश इंडिया बीच में है तो आसपास क्या है, बफर जोन बना कर रखा है। तो ब्रिटिश इंडिया पे अटैक ना हो, ब्रिटिश इंडिया बोल रहे हैं, सॉरी, ब्रिटिश टेरिटोरी पे अटैक ना हो तो क्या करेगा, बफर जोन को भी बचाने का प्रयास करेगा। बफर जोन को भी ब्रिटिश प्रोटेक्ट करेगा ताकि बात ब्रिटिश टेरिटोरी तक ना पहुंच पाए। यही जो तरीका है, यहाँ से एक जो फेंच बनाया जा रहा है, एक सर्कल बनाया जा रहा है ना, ये सर्कल देखो, सर्कल बन रहा है ना, ये सर्कल इसलिए बन रहा है कि बात ब्रिटिश टेरिटोरी तक ना पहुंचे, और उसके लिए ब्रिटिश क्या कर रहा है, बफर जोन को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। ये जो पॉलिसी, इसी पॉलिसी को क्या बोलते हैं, रिंग फेंच पॉलिसी, कि एक फेंच क्रिएट कर दिया गया। जैसे आमतौर पर होता है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी मान लो कि ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा भयानक हो तो एक फेंच लगा दिया जाता है ना कि अंदर प्रवेश ना करे, तो वो भी तो एक क्रिएट कर रहा है एरिया कि वो अंदर ना जाए। तो रिंग फेंस पॉलिसी का मतलब ही होता है कि जैसे मान लो ब्रिटिश का टेरिटोरी है, आसपास जो भी बफर स्टेट है उसको भी प्रोटेक्ट करना, ताकि ब्रिटिश इंडिया को कोई अटैक ना करे, यानी कि ब्रिटिश वाला टेरिटोरी कोई अटैक ना करे। समझ गए? देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है। ये लाने वाला आदमी और कोई नहीं, वॉरेन हेस्टिंग, जिसका फोटो देख सकते हो तुम लोग। और ये यूज़ किया है मराठास और मैसूर के अगेंस्ट भी यूज़ किया है, एंड यूज इट अगेंस्ट मराठास एंड मैसूर। समझे कैसे किया है? तो समझो बात को। ये पॉलिसी है जहाँ पे नेबर्स का फ्रंटियर को डिफेंड कर रहे हो, इसलिए डिफेंड कर रहे हो कि तुम्हारा अपना टेरिटोरी बच सके। बात समझे? अपना टेरिटोरी बच सके। इसमें क्या है कि मिलिट्री असिस्टेंट दे रहे हो, मगर जो मिलिट्री दे रहे हो तुम बफर जोन में, बफर स्टेट को, उसका पैसा वो खुद देगा। याद करो, बफर स्टेट बनाया था तो पैसा देना पड़ता था ना आपको। यानी कि जब मिलिट्री जाएगा बफर जोन के लिए लड़ने के लिए, बफर स्टेट के लिए, तो बफर स्टेट का जो किंग होगा, जो रूलर होगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। रिंग फेंस देखो, कोशिश क्या था, ताकि कंपनी का जो फ्रंटियर्स है, कंपनी का जो बाउंड्री लाइन है, वो डिफेंड किया जा सके। आगे देखो स्टूडेंट, जैसे बेस्ट एग्जांपल देखो, ये वाला फिगर पहले भी देख चुके हो तुम लोग। अवध को बफर स्टेट बनाया गया ना, अवध को बिल्कुल बफर स्टेट बनाया गया। हम जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने एनेक्स नहीं किया आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, है ना, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हो चुका है, फिर भी अवध को अपने हाथ में नहीं रखा, क्योंकि उस समय डर था ना कि अफगान का अटैक इधर से हो सकता है, मराठा का अटैक इधर से हो सकता है। पढ़ चुके हैं स्टूडेंट हम लोग बंगाल कॉन्क्वेस्ट में। फिर भी अवध को बफर स्टेट बना कर रखा है। बफर स्टेट जानते हो, ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए मैटर। तो देखो वही बोल रहा है कि बफर जो बनाया गया, बफर जोन बनाया गया, इसलिए बनाया गया था। द डिफेंस ऑफ अवध कॉन्स्टिट्यूट द डिफेंस ऑफ बंगाल ड्यूरिंग दैट टाइम। Thus, the states brought under the ring fence system, these allies were required to maintain the subsidiary forces which were to be organized, equipped and commanded by the officer of company who in return will be paid by the rulers of these states. बात समझे ना? ट्रेनिंग वूनिंग दुनिया भर का वही देगा, कंपनी ही देगा, उसके लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा। वो आपके भी आप लड़ेगा, आपको पेमेंट देना पड़ेगा। देखो ब्रिटिश को कितना फायदा, एक तो ब्रिटिश का टेरिटोरी अपना बच रहा है। देखो ब्रिटिश को कितना फायदा हुआ, ब्रिटिश को एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ रहा है अपना आर्मी को मेंटेन करने के लिए। आर्मी भेज दिया दूसरे स्टेट में, वहाँ पे क्या कर रहा है कि उसको ट्रेनिंग भी दे रहा है, उसके बिहाफ में लड़ भी रहा है। पैसा कहाँ से ले रहा है? वो दूसरे स्टेट से ले रहा है। तो ब्रिटिश का ही आर्मी, तो ब्रिटिश को कितना फायदा हुआ इससे। ब्रिटिश बिना 1 रुपया दिए भी आर्मी को मेंटेन कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी। समझ पा रहे हो ना? तो ब्रिटिश बहुत चालाक है। आगे देखो, हाँ रिंग फेंस देखो, वही देखो रिंग फेंस जो बोले हैं, क्या है कि बफर जोन बनाना, हाँ, ताकि कंपनी फ्रंटियर्स वो प्रोटेक्ट किया जा सके। इट वॉज द पॉलिसी ऑफ डिफेंस ऑफ देयर नेवर फ्रंटियर्स बाय सेफगार्डिंग कंपनीज ओन टेरिटोरी। सही बात है कि नहीं है? स्टेट्स ब्रॉट अंडर द रिंग फेंस सिस्टम वेयर अस्योर्ड ऑफ मिलिट्री, हम मिलिट्री असिस्टेंट देंगे, बट रूलर को पे करना पड़ेगा इसके लिए। और वॉरेन हेस्टिंग ने ये चीज़ मराठास और मैसूर में भी यूज़ किया है, उसके अगेंस्ट भी यूज़ किया है। समझ रहे हो ना? तो रिंग फेंस वाला चीज़ वहाँ पर भी यूज़ किया है। आगे देखो स्टूडेंट, खत्म हो गया ना? तो कोई पूछेगा रिंग फेंस पॉलिसी लेके कौन आया था? तो वॉरेन हेस्टिंग लेके आया था, और मराठास और मैसूर के अगेंस्ट भी यूज़ किया था ये पॉलिसी। अब आगे देखो, अब सब्सिडी अलायंस बार बार आता है ना, सब्सिडी अलायंस का बात। हाँ, स्टार तो डुप्लेक्स को जाएगा ये चीज़, जो उसमें जो ऐड किया है वो ब्रिटिश ने किया है ऐड। एग्जाम्पल समझो, जैसे वेलेस्ली का, वही वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली जो 4th एंग्लो मैसूर वार में एक्टिव था, याद है ना? 4th, जहाँ पे टीपू सुल्तान खत्म हो गया, होडिया डायनेस्टी को फिर से लौटा दिया गया। तो वेलेस्ली का जो पॉलिसी था सब्सिडी अलायंस का, इनफैक्ट वो रिंग फेंस सिस्टम का ही एक्सटेंशन है, उसी का एक्सटेंशन है, वो आगे का चीज़ है। समझे? इसमें क्या हुआ
कि जो इंडियन स्टेट्स है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। कैसे? एग्जाम्पल फिगर में देखो, फिगर में देखो, फिगर में क्या लिखा गया, 4 चीज़ दिया गया है कि अब ब्रिटिश ट्रूप्स क्या रहेगा, जिसने सब्सिडी अलायंस साइन कर लिया तो ब्रिटिश का फोर्स जाएगा उस स्टेट में। दूसरी बात, एक ब्रिटिश का अपना रेसिडेंट भी होगा वहाँ पे। ओके, ठीक है ना, कर दिया। दूसरा क्या कि कोई भी दूसरा यूरोपियन पावर से वो नेगोशिएट नहीं कर सकता है ना, कोई भी इंडियन रूलर से वो नेगोशिएट नहीं कर सकता है बिना ब्रिटिश के पूछे हुए। बात समझे? वो फिगर का मतलब ये है। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ब्रिटिश का तो गुलाम बन गया वो। और इतिहास गवाह है कि जो स्टेट ने सब्सिडी अलायंस साइन किया है वो बर्बादी हुआ है, वो हारा ही है मैच। हैदराबाद से लेकर सभी चीज़ देख लो, है। तो वेलेस्ली ने क्या किया? देखो, वेलेस्ली ने इस टूल को यूज़ किया, सब्सिडी अलायंस को, और जिसकी वजह से उसने पूरा एम्पायर क्रिएट कर दिया भारत में। आगे देखो तो थोड़ा सा ये भी देख लो, सब्सिडी अलायंस में क्या होगा, नेटिव स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा और ब्रिटिश क्या करेगा। तो पहले देखते हैं नेटिव स्टेट्स क्या करता है। फोर्स टू एक्सेप्ट परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ अ ब्रिटिश फोर्स विद इन हिज टेरिटरी एंड टू पे अ सब्सिडी फॉर इट्स मेंटेनेंस। सही बात है ना, ब्रिटिश का फोर्स रहेगा उस जगह पे जिसने सब्सिडी अलायंस घोषित कर साइन कर लिया, और साथ में मेंटेनेंस कॉस्ट भी वही स्टेट देगा। नंबर 1, ब्रिटिश रेसिडेंट्स रहेंगे उस कोर्ट में, एक लोग रहेंगे देखेंगे क्या क्या चल रहा है कोर्ट में, तो एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा वहाँ पे। हमने सिख का और सिंध का भी देखा था। हाँ, नेटिव स्टेट्स कुड नॉट एम्प्लॉय एनी, बाकी यूरोपियंस को आप नहीं रख सकते हो बिना ब्रिटिश के परमिशन से। इनफैक्ट बाकी नेटिव रूलर के साथ भी आप ट्रीटी साइन नहीं कर सकते हो बिना ब्रिटिश को पूछे हुए। समझे? देखो वहीं लिखा गया ना कि नेटिव स्टेट क्या नहीं कर सकता है, किसी इंडियन रूलर के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकता है, ट्रीटी साइन नहीं कर सकता है, कोई भी ऑफेंसिव या डिफेंसिव अलायंस नहीं बना सकता है बिना ब्रिटिश को पूछे हुए। समझे? और कोई भी वार करना हो, कोई भी संधि करना हो, पीस करना हो, तो ब्रिटिश को ही पूछना पड़ेगा। पूरा गुलाम तो हो गया फिर वो स्टेट। अब ब्रिटिश इसके बदले में क्या करेगा? ब्रिटिश क्या करेगा कि हुड डिफेंड द रूलर फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ थ्रेट्स एंड एनिमी। कोई भी अटैक करता है उस स्टेट में तो ब्रिटिश क्या करेगा? उसको प्रोटेक्ट करेगा, वही आर्मी से प्रोटेक्ट करेगा, और क्या। हाँ, एट द सेम टाइम ब्रिटिश ये भी बोला था कि इंटरनल जो अफेयर्स स्टेट में उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। मगर जानते हो कि बहुत इंटरफेयर किया है। ट्रीटी के हिसाब से क्या था, सब्सिडी अलायंस के हिसाब से इंटरफेरेंस नहीं होगा बीच में, तुमको रूल करना करो, हमारा इंग्लिश रेसिडेंट होगा वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि ये चीज़ कहाँ फॉलो किया है, फॉलो कहाँ हो गया, हुआ ही नहीं फॉलो ना, इंटरफेरेंस तो किया ही किया किसी न किसी रूप में। बात समझे है? तो ब्रिटिश का मानना ये, और नेटिव रूलर्स को ये करना पड़ेगा, दैट इज सब्सिडी अलायंस। मैं ये देखो, सब्सिडी अलायंस जो कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व कॉन्सेप्ट है, यानी कि अलग अलग गवर्नर जनरल के टाइम में सब्सिडी अलायंस का डेफिनेशन कुछ और था। अब बाद में वेलेस्ली तक पहुंचते पहुंचते इसका बहुत बड़ा डेफिनेशन बन गया। यहाँ पे देखो, डुप्लेक्स फर्स्ट आदमी है ना, जो फ्रेंच गवर्नर था, उसने स्टार्ट किया था इस चीज़ को, और इसने हैदराबाद और कर्नाटक में दिया था ना अपना ट्रूप्स। हाँ, हैदराबाद जानते हो सबसे पहले स्वीकार किया था, लैंडिंग द ट्रूप्स कितना बार बोले थे। वो हम्बल बिगिनिंग है सब्सिडी अलायंस का, तो डुप्लेक्स स्टार्ट किया था। मैं इसको जो बल दिया है, इसको जो ऑर्गेनाइज किया है तो वो ब्रिटिश है। अब ब्रिटिश के अलग अलग गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस और वेलेस्ली, देखो सब ने कुछ कुछ एलिमेंट जोड़ा है। वेलेस्ली तक बात पहुंचते पहुंचते ये रियल में बहुत बड़ा बन गया सब्सिडी अलायंस। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, देखो पहले डुप्लेक्स का देखते हैं। ओरिजिनेट द सिस्टम बाय लैंडिंग ट्रूप्स, बस ट्रूप्स देने का बात था। डुप्लेक्स का में केवल ट्रूप्स देने का बात था कि हमारा ट्रूप्स है, तुम रखो, हम ही पैसा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम पैसा देंगे, तुम्हारे बिहाफ में ये लड़ेगा। और क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, इस चीज़ में चेंज किया है। देखो वही रॉबर्ट क्लाइव जिसने अवध को बनाया ना, बफर स्टेट, हाँ बनाया था कि नहीं बनाया था बच्चे लोग, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद। सब्सिडी स्टेट्स टू पे फॉर द ट्रूप्स, अब जो भी सब्सिडी स्टेट है जिसने साइन किया सब्सिडी अलायंस को, अब उसको पेमेंट देना पड़ेगा आर्मी को, ऐसे नहीं, फ्री में नहीं मिलता है कोई भी चीज़। देखता है एक कदम आगे। और एक ब्रिटिश रेसिडेंट भी तो रखना पड़ेगा कि कोर्ट में क्या चल रहा है वो भी तो जानना है हम लोग को। एलिमेंट जोड़ दिया बच्चे लोग, ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया और ये अवध में हुआ है ये चीज़। अब उसके बाद आया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, देखो एक और एलिमेंट उसमें जो, ये सब चीज़ तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वो सब चीज़ तो आगे जा रहा है, नया नया चीज़ क्या ऐड कर रहा है। तो कॉर्नवालिस के टाइम में ठीक है, ट्रूप्स को पेमेंट तो देना ही पड़ेगा, एक इंग्लिश रेजिडेंट तो स्टेशन में होगा ही होगा, साथ में कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं कर सकते हो, नहीं चला सकता स्टेट बिना ब्रिटिश को पूछे हुए। ये एलिमेंट ऐड कर दिया कॉर्नवालिस ने। वो दो एलिमेंट तो पीछे से आया, एक एलिमेंट और ऐड कर दिया कॉर्नवालिस ने।
अब जो वेलेस्ली है, वेलेस्ली तो और गजब बोल दिया। वेलेस्ली क्या बोला है कि यदि तुम पैसा पेमेंट नहीं कर पाता है ट्रूप्स का तो कोई बात नहीं, तुम कुछ लैंड दे देना हमको, हो जाएगा, उसमें बराबरी हो जाएगा। कुछ लैंड देने का मतलब क्या है, करे कैप्चर कर लेगा उसको। देखा वेलेस्ली क्या किया है, इसलिए वेलेस्ली को जाता है कि एम्पायर बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है, मगर गलत तरीके से न बना रहा है ये लोग। तो सरेंडरिंग टेरिटरी इन फुल सॉवरेनिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स, ट्रूप्स को मेंटेन करना है, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम अपना जमीन दे दो। तो वेलेस्ली तक बात पहुंचते पहुंचते कितना विशाल हो गया सब्सिडी अलायंस, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, जब ये लड़ने, जैसे मान लो कोई भी स्टेट सब्सिडी अलायंस साइन किया तो उस समय किस तरह कोई भी एनिमी अटैक करता है, कुछ भी होता है तो उस समय किस तरह रहेगा, मतलब इन लोगों का किस तरह का एक्शंस रहेगा। पहला स्टेज देखो, ये स्टेज समझोगे तभी समझ पाओगे कि सब्सिडी अलायंस साइन करने के बाद सब्सिडी जो स्टेट है उसको क्या क्या चीज़ से गुजरना पड़ा। पहला स्टेज देखो, पहला स्टेज जानते हो कि मिलिट्री असिस्टेंस टू फ्रेंडली नेबर स्टेट टू फाइट वार्स, सही बात है ना। जिसने साइन किया है उसको मिलिट्री असिस्टेंट दे देगा ब्रिटिश ताकि वो लड़ सके, पहला स्टेज ये था। दूसरा स्टेज देखो, दूसरा स्टेज क्या है, कंपनी स्टार्टेड प्लेइंग बिगर रोल। देखो इसमें कंपनी अपना रोल बहुत बड़ा बना रहा है, कैसे कि चलो मेकिंग कॉमन कॉज विद द इंडियन स्टेट एंड बोथ सोल्जर ऑफ स्टेट एंड कंपनी फाइट, यानी कि उसका सोल्जर भी लड़ेगा और कंपनी का सोल्जर भी लड़ेगा। और लड़ क्यों रहा है, दोनों के सेम कॉज की वजह से। ब्रिटिश को भी वो चीज़ का डर है, जैसे मान लो कि फ्रेंच ने अटैक किया तो फ्रेंच तो हमेशा ब्रिटिश के लेके वो खिलाफ ही रहता है, और स्टेट को भी फ्रेंच ने अटैक कर दिया तो कॉमन कॉज हो गया दोनों का। तो कॉमन कॉज के लिए स्टेट का भी अपना ट्रूप्स और ब्रिटिश का भी अपना ट्रूप्स, दोनों मिलकर लड़ेगा। ये सेकेंड स्टेज है। थर्ड स्टेज देखो, थर्ड स्टेज आते आते देखो और बड़ा बात बन गया। क्या कंपनी ने प्रॉमिस किया कि कोई बात नहीं है, तुम्हारा जितना भी सैनिक है उसको हम ट्रेनिंग देंगे, रिक्रूट, ट्रेनिंग और मेंटेन ए कंटिजेंट फॉर द नेटिव स्टेट। बताओ नेटिव स्टेट्स का बेड़ा ये सब लेने लगा कि तुम्हारा आर्मी भी हम ही बना देंगे, हम ही रिक्रूट कर देंगे, जो अच्छा अच्छा आदमी होगा उसको रिक्रूट कर देंगे हम, उसको हम ट्रेनिंग देंगे, पूरी तरीके से ट्रेनिंग देंगे, बट इसके लिए तुमको प्रोटेक्शन फी देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा तुमको। ये थर्ड स्टेज है। और चौथा स्टेज तक जाते जाते देखो क्या हो गया वेलेस्ली के टाइम में, वही कि प्रोटेक्शन जो फी है वो फिक्स है, और इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन फी लेता था कि बेचारा स्टेट दे ही नहीं पाता था उसको। तो स्टेट यदि नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कुछ टेरिटोरी का हिस्सा दे दो, आपको लैंड दे दो हमको, बात करता हूँ। तो हाँ समझे ना, इट वॉज आस्क्ड टू सीड सर्टन पार्ट्स ऑफ इस टेरिटोरीज टू द कंपनी, कंपनी कुछ टेरिटोरी दे दो। आस्क्ड टू कीप ए परमानेंट सब्सिडी फोर्स इन कैपिटल, और जो मेन कैपिटल है, कैपिटल में ब्रिटिश का आर्मी रहेगा। अरे हम देखे नहीं क्या पूना में, जब हम लोग मराठा का पढ़े थे, जब पूना में जैसे ही सैनिक को भेजा गया खत्म बात। तो देख रहे हो ना कैसे इवॉल्व हुआ है सब्सिडी अलायंस, समझे। सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सिग्निफिकेंस इतना फ़ायदा हुआ कि आराम से ब्रिटिश एक्सपांड किया है अपना। जो देखो कंपनी को बताओ फ्री में इतना बड़ा फोर्स लग रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है उसको कि वो स्टेट से वसूल रहा है, वो बिना पैसा पेमेंट किए हुए कंपनी बड़ा आर्मी को मेंटेन कर पा रहा है। इससे चालाकी क्या हो सकता है। और हाँ एट द सेम टाइम ये भी हमें समझना होगा कि जितने भी सब्सिडी टेरिटरी था उसमें पीस भी आया है। कहोगे सर पीस कैसे आया है, देखो यदि नेटिव रूलर्स को पता चल गया कि ब्रिटिश का आर्मी है यहाँ पे, वो अटैक करेगा उसको, क्योंकि ब्रिटिश का फोर्स का मतलब पावरफुल फोर्स, मॉडर्न फोर्स। वो गलती से भी दूसरा रूलर है उसको अटैक नहीं करेगा, या फिर यूरोपियन पावर भी उसको अटैक नहीं करेगा, तो कम से कम उस जगह पर शांति तो रहेगा, इसका फ़ायदा। और देखो यहाँ पे क्या लिखा गया कि फ्रोजन हॉर्स टैक्टिस सही है। फ्रोजन हॉर्स टैक्टिस का मतलब क्या होता है, समझो इस चीज़ को। जैसे ही वंस नेटिव स्टेट साइंड इट, जैसे सब्सिडी अलायंस साइन कर लिया तो उसका तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है। वो स्टेट का जो भी मिलिट्री अपना होगा उसको ग्रेजुअली रिड्यूस कर दिया जाएगा। जैसे पिंडारी ख़त्म किया ना, ब्रिटिश ने पिंडारी ख़त्म कर दिया ना, तो उसका जो अपना जो होगा वो स्टेट क्या हुआ, डिसआर्म्ड स्टेट हो जाएगा। उस स्टेट का अपना वेपन्स होगा ही नहीं। आस्ते आस्ते तरीका था कैसे हम सुप्रीमेसी क्रिएट करें, कैसे ये जगह को हम हथिया कर रखें, इसी को बोलते हैं फ्रोजन हॉर्स टैक्टिस। आस्ते 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 फोर्सेस देखो कैपिटल में रखा गया। कैपिटल में रखने का मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि जब मराठा में जब अटैक हुआ तो आसपास लखनऊ में सब्सिडी अलायंस, इधर हैदराबाद में सब्सिडी अलायंस, मैसूर में सब्सिडी अलायंस। ट्रूप्स को मोबिलाइज करना कितना आसान है लड़ने के लिए, फ़ायदा ही फ़ायदा, समझ गए ना। तो देखो 7 साल तक रहा वेलेस्ली। 7 साल के कार्यकाल में इसने 100 से भी अधिक छोटे छोटे स्टेट्स को, बड़े बड़े स्टेट्स को सब्सिडी ट्रीटी साइन करवाया है ये आदमी, समझ रहे हो ना। तो इसने ब्रिटिश एम्पायर को फैलाने में कितना मदद किया है,
समझ सकते हो। तो ये सभी स्टेट है जो साइन हुआ है। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि कौन सा राज्य है जिसने सबसे फर्स्ट साइन किया था। देखो वो हैदराबाद है, 1798 जो सब्सिडी अलायंस साइन किया था, समझे। उसके बाद कौन है, देखो उसके बाद तांजोर और तुम्हारा मैसूर, दिख रहा है ना, बिल्कुल पेशवा पेशवा कर लिया है जी। और जानते हो कि जैसे ही थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ तो उसके बाद भोसले भी करेगा, होलकर भी करेगा, सिंधिया भी करेगा और अवध भी 1801 में कर लिया। तो ये पूछता है कि सबसे पहला स्टेट कौन सा है जिसने सब्सिडी अलायंस साइन किया, तो वो हैदराबाद है, समझे। तो यहाँ पे देखो साइड में कुछ लिखा गया है, इट इज़ अ पॉलिटिको मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक मेजर्स टू स्ट्रेंथन कंपनीज फ्रंटियर, इट हेल्प इन काउंटरिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंज। देखो दोनों फायदा हो गया, इंटरनल भी सुलझ, बाहर का भी सुलझ जाएगा। तो ब्रिटिश के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा है सब्सिडी अलायंस, ठीक है। वॉरेन हस्टिंग का रिंग फेंस पॉलिसी खत्म, वेलेस्ली का सब्सिडी अलायंस जो कि लास्ट स्टेज में वही किया है, एंड डलहौजी का देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। उसके साथ क्लास खत्म हो जाएगा। देखो समझो, ये डलहौजी भी जानते हो ना, ये बताएं, बर्मा में गया था दौड़ते हुए आदमी। ये डलहौजी देखो यही पीरियड देखो 1848 से लेकर 56 तक रहा है। और रिवोल्ट कब हुआ, 1857 में। ये आदमी की वजह से रिवोल्ट हो गया, इसने इतना सिचुएशन खराब कर दिया कि ज़बरदस्ती ले रहा है। जैसे एग्जाम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब है कि ऐसा स्टेट जो कि ब्रिटिश के सॉवरेनिटी के अंदर चल रहा है, ब्रिटिश के सॉवरेनिटी के अंदर, उसमें क्या हुआ कि जो यदि रूलर मर जाता है और उसका नेचुरल सक्सेसर नहीं है, नेचुरल हेयर नहीं है, तो ब्रिटिश के अंदर आ जाएगा। व्हाट इज दिस। तो अब एडॉप्टेड सन को भी नहीं दे सकते हो। कई ऐसा होता है, कई केस में ऐसा भी होता है कि बच्चा को ही मरवा दो लेने के लिए, समझ रहे हो ना। तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि आपका जो स्टेट है लैप्स हो गया। क्यों, क्योंकि आपका कोई वारिस ही नहीं है अपना। और इस हिसाब से बहुत लिया, जैसे झांसी, जो झांसी है, झांसी भी तो लिया है इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूप में। देखो यहाँ पे ये डॉक्ट्रिन क्या कहता है, ये डॉक्ट्रिन ये कहता है कि इफ़ द रूलर ऑफ द स्टेट डाइट विदाउट ए नेचुरल हायर, यानी कि कोई रूलर मरता है बिना अपना नेचुरल वारिस का, तो वो चीज़ ब्रिटिश टेरिटरी का वो हिस्सा बन जाएगा, ब्रिटिश टेरिटरी उसको एनेक्स कर लेगा। देखो तो यहाँ पे तीन चीज़ समझना होगा तुमको। अच्छा, तुमको लग रहा होगा कि डलहौजी ने ये चीज़ बनाया है, डलहौजी ने नहीं बनाया ये चीज़, ये महाराजा रंजीत सिंह ने स्टार्ट किया था इस चीज़ को, मगर डलहौजी ने इस चीज़ को फेमस कर दिया यूज़ कर करके। ये कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले जो लाने वाला जो आदमी था वो महाराजा रंजीत सिंह था, वही महाराजा रंजीत सिंह जिन्होंने सिख किंगडम फॉर्म किया था 1801 या 2 में, समझ रहे हो ना। हाँ, तो देखो साइड से ही चलते हैं। महाराजा रंजीत सिंह हैड एनेक्स्ड फ्यू ऑफ इट्स फ्यूडिटरी प्रिंसिबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ लैप्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड है उसको ध्यान देना होगा। फिड्यूसरी प्रिंसिबिलिटी बोला जा रहा है। फिड्यूसरी प्रिंसिबिलिटी मतलब क्या है, रंजीत सिंह के अंदर ही वो चल रहा होगा स्टेट, यानी कि रंजीत सिंह का सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करके चलने वाला स्टेट है। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हर स्टेट पर लागू नहीं होगा। यदि कोई इंडिपेंडेंट स्टेट है जिसने ब्रिटिश सॉवरेनिटी को स्वीकार ही नहीं किया तो उस पर थोड़ी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चल सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसी पे लागू होगा जो ब्रिटिश का सॉवरेनिटी को स्वीकार करके चल रहा है। और उसमें यदि रूलर मर गया, उसका कोई तुम्हारा हेयर नहीं है, नेचुरल हेयर नहीं, तो उस वो वाला एरिया ब्रिटिश के अंदर हो सकता है, ना बल्कि इंडिपेंडेंट स्टेट। आया समझ में बच्चे लोग? नहीं, लोग को कन्फ्यूजन होगा, लोग को लगेगा कि जो बाकी जो स्टेट है वो भी हो सकता है, बाकी स्टेट नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट स्टेट कभी भी नहीं हो सकता। देखो समझो बात को, ये पॉलिसी डलहौजी लेके आए थे। हाँ, डलहौजी इसके ओरिजिनेटर नहीं है, जैसे मैंने कहा कि महाराजा रंजीत सिंह ओरिजिनेटर है इसके। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये भी कहा जाता है कि एडॉप्टेड सन, एडॉप्टेड सन, यदि कोई सन एडॉप्टेड हो, एडॉप्टेड सन जानते हो ना, बच्चा गोद लिया हो बच्चा हो तो उसको प्रॉपर्टी मिल सकता है मगर स्टेट नहीं मिल सकता है, राज्य नहीं मिल सकता है। देखो कितना फ़ायदा हुआ है इसको। देखो, इट वाज द पैरामाउंट पावर टू डिसाइड वेदर टू बिस्टो द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ऑन द एडॉप्टेशन और टू एनेक्स इट। अब देखो, यदि बहुत सारा ऐसा भी केस हो सकता है कि एडॉप्टेशन को भी मिल सकता है, मगर डिपेंड करने, ये तय करने वाला कौन होगा, ब्रिटिश होगा। ब्रिटिश को मन दे सकता है, ब्रिटिश को मन नहीं है तो नहीं दे सकता है। अब ब्रिटिश कोशिश करेगा, क्यों देंगे, अपना लैंड बना लो, समझे। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ समझो। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए हमें 3 स्टेट के कॉन्सेप्ट समझना होगा, एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स, एक प्रोटेक्टेड एलाइज और एक डिपेंडेंट स्टेट्स। हाँ, इस सब पे बराबर लागू नहीं होगा। इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब क्या है कि जिसने कभी भी ब्रिटिश पैरामेंसी को स्वीकार ही नहीं किया, यानी कि ब्रिटिश का गुलामी नहीं बना, तो उस पर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू नहीं हो सकता है। बात समझे? ब्रिटिश का कभी गुलामी नहीं बना तो काहे ब्रिटिश डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाएगा उस पर उसका नियम चलेगा ही नहीं।
दूसरा देखो प्रोटेक्टेड एलाइज से, प्रोटेक्टेड एलाइज मतलब क्या कि पैरामाउंट से स्वीकार कर लिया, मैं वो खुद ही चला रहा है राज्य को और रेगुलर इंटरवल पे पैसा भी भेज रहा है, होता है ना, ट्रिब्यूट भेज रहा है, अपना पेमेंट दे रहा है ब्रिटिश को, मगर रूल वही कर रहा है। हाँ, तो ऐसे केस में यदि मान लो कि राजा मर गया तो कोई भी एडॉप्टेड सन को यदि राजगद्दी में बैठाना है तो परमिशन लेना पड़ेगा, और परमिशन दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। ये प्रोटेक्टेड स्टेट है। प्रोटेक्टेड स्टेट मतलब क्या कि ब्रिटिश का सुजनिटी एक्सेप्ट कर लिया है मगर ब्रिटिश कंट्रोल नहीं कर रहा उस पर, राजा खुद ही चला रहा है, और उसके लिए वो सालाना क्या करता है, तनख्वाह भी देता है राजा को और उसको, ब्रिटिश को। ये होता है प्रोटेक्टेड स्टेट। समझ में आ गया। तीसरा जो है वो डिपेंडेंट स्टेट्स। डिपेंडेंट स्टेट का मतलब क्या है कि खुद ब्रिटिश ही रखा है, उस पर राजगद्दी पे रखा है किसी को, और उसका कोई मर गया वारिस तो ब्रिटिश ले ही लेगा, उसमें परमिशन, उसमें कोई जरूरत नहीं है, एक ही बार ले लेगा वो पकड़ के। तो बात समझे। तो विद द परमिशन का मतलब था वो प्रोटेक्टेड एलाइज का बात था। आज इसमें परमिशन नहीं हो सकता, वो डिपेंडेंट स्टेट्स है, तो डिपेंडेंट स्टेट को खा जाएगा, उसमें परमिशन नहीं दिया जाएगा, उसमें वही लिखा गया, देखो वहाँ पर। इट वॉज अ कोइंसिडेंस दैट ड्यूरिंग हिज गवर्नर जनरलशिप several important cases arose in which doctrine could be applied, and since Dalhousie, being a staunch expansionist, did not let any of opportunity of annexing the state of the British India ever slip. इसका मतलब कोई मौका ही नहीं छोड़ा इसने। जहाँ जहाँ इसको समझ में आया है कि चलो भाई नेचुरल हेयर मर गया और डिपेंडेंट स्टेट से पूरा कैप्चर कर लिया। दलाउजी तो जानते हो ना कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इम्पेरियलिस्ट आदमी था वो, मतलब बहुत इम्पेरियलिस्ट था। तभी तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1857 में। ये देखो एरिया, बिल्कुल देखो एरिया, देखो ये सब। तो सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूप में किसको लिया गया, देखो यहाँ पे सतारा, याद आया सतारा। सतारा जो मराठा का एक छोटा सा लॉलीपॉप बना के दे दिया था कि रूल करो तुम, उसका नेचुरल हेयर नहीं है, ले लो पकड़ के, ठीक है। उसके बाद देखो संभालपुर, झांसी बोले थे ना, झांसी देखो, हाँ उदयपुर देखो राजस्थान का, नागपुर देखो, समझ गए ना हम। हाँ, अब यहाँ पे देखो कुछ लिखा गया है 1856 में क्या हुआ बच्चे लोग, दलाउजी ने अवध को भी ले लिया। वही बार बार बोलते थे कि ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस, अवध को भी ले लिया। अवध तो जानते हो बफर स्टेट है, बफर स्टेट मतलब क्या, डिपेंडेंट स्टेट है, सब्सिडी अलायंस साइन है उसमें, डिपेंडेंस मतलब सब्सिडी अलायंस सब जो भी हो रहा है। तो उस समय जो नवाब थे, क्या नाम है इनका, नवाब वजीद अली। नवाब वजीद अली साहब बहुत बड़ा नाम है आर्ट एंड कल्चर में। ये आदमी बहुत अच्छा कथक डांसर था, ये आदमी बहुत बड़ा पोइट था, ये आदमी बहुत बड़ा सिंगर था, ये वजीद अली। तो 1856 में जो लखनऊ में रूल करते थे वही अवध में रूल करते थे, तो ब्रिटिश ने क्या किया, ख़त्म कर दिया, बोले भागो भागो ये मेरा एरिया है, ले लिया, ठीक है। देखो वही बोले थे ना कि अवध को बफर स्टेट लंबा बना के रखा है, मैं एक टाइम में फिर ब्रिटिश ने उसको अपने हाथ में रख लिया, वही 1856 का टाइम है। अब क्या बोलता था ये हमेशा, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। यही ना बोल के सिंध को भी लिया था उसने, चार्ल्स नेपियर ने यही ना बोला था कि आमिर का जो दहशत है उसे बचाना है हमको, लोग को, तो हमको सिंध को लेना ही पड़ेगा, अधिकार नहीं है, मैं लेंगे, ये वर्ड था चार्ल्स नेपियर का। अवध भी उसी तरह लिया गया, देखो वही ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नमेंट एंड इट वाज नॉट एनेक्स ऑन द ग्राउंड्स। हाँ, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू नहीं है इसमें क्या मिस गवर्नेंस, एक नया और प्रिंसिपल के साथ आया कि मिस गवर्नेंस हो तो हम ले लेंगे, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो तो हम ले लेंगे। मैं ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूप में नहीं हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूप में जो हुआ था वो तुम्हारे वो पिक्चर में दिया गया, जैतपुर हो गया, झांसी हो गया, संभालपुर हो गया, सतारा हो गया, नागपुर हो गया, उदयपुर हो गया और भगत हो गया। हिज रेन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ, यानी कि जब तक ये दलाउजी रहा, समझ रहे हो ना, जो सिराजुद्दौला से जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ 1757 से, जो फाइनल जो कल्मिनेशन कहते हैं कि जो भारत ब्रिटिश इंडिया का जो सबसे बड़ा जो राज्य बना वो दलाउजी तक ही बना है, क्योंकि 1857 में बहुत बड़ा रिवोल्ट हो गया। उसके बाद क्वीन प्रोक्लेमेशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट खुद इंडिया को कंट्रोल करेगा, और क्वीन प्रोक्लेमेशन में ये बात था कि अब फर्दर एक्सपांसन नहीं होना चाहिए, जो भी नेटिव रूलर्स है उसको इज्जत दीजिए, उसका फॉरेन पॉलिसी चुपचाप चलाइए, उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तो कह सकते हो कि दलाउजी वो लास्ट शख्सियत है जिसने जितना कंट्रोल किया वो ब्रिटिश के अंदर रह गया, उसके बाद फर्दर एक्सपांसन नहीं हुआ है। और ये आदमी अपने कार्यकाल में 1848 से लेकर 56 तक आतंक मचा दिया था, तभी तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया में, समझे। यहाँ पे देखो खत्म हो गया जी। तो ये जो पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, इसका क्रिटिसिज्म देखो ना, क्रिटिसिज्म तो होगा ही होगा। जैसे जो स्टेट्स, प्रिंसिपलिटी मतलब जो स्टेट है, अब उसका आदमी का जो सक्सेसर बनने वाला था उसको तुमने डिप्राइव किया तो तुम्हारा एनिमी बन जाएगा, वो लड़ेगा ना।
वही बाद में जाके 1857 का रिवोल्ट में भी आएगा वो। जैसे लक्ष्मीबाई भी इसी रीजन से आई थी, कुंवर सिंह आए थे ना बिहार से, है ना, तांत्या तोपे भी आए थे, सब रीजन वही है। बात समझे कि जिसको आपने राजगद्दी से हटाया वो सब आपका दुश्मन बन जाएगा, वही हुआ भी, नंबर 1। दूसरी बात है ये देखो इतना डिसकंटेनमेंट हुआ कि फर्स्ट अपराइजिंग होगा 1857 का, रिवोल्ट हो गया, समझे ना। और जो बेचारे लोग आर्मी थे अनेक्स स्टेट का, उसको तो डिसबैंड कर दिया गया। जब कंट्रोल कर लिया तो जो आर्मी जो पहले रेगुलर वेज मिलता था, कमाई में होता था, उसको डिसबैंड कर दिए। वो आदमी अनएम्प्लॉयड हो गया। अनएम्प्लॉयड मतलब क्या, माथा खराब होगा उसका, वो ब्रिटिश के विरोध में लड़ेगा, वो ट्रबल क्रिएट करेगा। और जमींदार जिसने अपना लैंड खो दिया क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश, वो भी तो बाद में तुम्हारा दुश्मन का जाने हो ना, यानी कि ब्रिटिश का दुश्मन बन जाएगा और उस जगह पे चला जाएगा जहाँ पे वो ब्रिटिश को अटैक कर सके। और यही हुआ है 1857 के रिवोल्ट में। देखना, हाँ 1857 के रिवोल्ट में ये अलग बात है कि जमींदार ने उतना सपोर्ट नहीं किया, मगर जमींदार देखो, जमींदारी राइट्स शुरू से चला था भारत में, जमींदारी राइट्स भी तो ब्रिटिश ने ख़त्म किया। तो जो लोग थे जमींदार, उसके अंदर भी डिसकंटेनमेंट है, वो रेबेल करेगा। हाँ, अब जिस तरह एनेक्सेशन हो रहा था, मान लो कि एक जगह पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से एनेक्सेशन हो गया, तो दूसरा जो बगल में नेटिव रूलर्स होगा, इंडिया, उसको भी डर आएगा ना, दहशत आएगा ना, वो भी अपना प्रिपेयर करेगा। तो एक जो बोलते हैं सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और सेंस ऑफ अनईजीनेस, ये क्रिएट होगा ना नेटिव रूलर्स के बीच में, तो ये चीज़ हुआ है। और यदि दलावजी ऐसा काम कर रहा है तो वहाँ तो कोई कोर्ट नहीं है जहाँ पे ये सुन सके कि दलावजी सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। देयर इज नो कोर्ट ऑफ अपील। तो इसलिए ये पॉलिसी क्या है, गलत था पॉलिसी। और यही पॉलिसी की वजह से तुम्हारा क्या हुआ, इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ 1857। समझ गए? कंप्लीटेड।